स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। शांतनु, हाँ, दिलीप भाई हमेशा बहुत सतर्क रहते थे, पर उन्हें अपनी ही प्रतिकृति से मात खाने की उम्मीद नहीं थी। दिनेश, दिलीप भाई ने बहुत लापरवाही की। अगर उन्होंने अपनी जांच और भी गहराई से की होती तो ये त्रासदी टल सकती थी। वरुण, अब कुछ कहने का फायदा नहीं। इस समय जरूरी काम ये जानना है कि दिलीप की प्रतिकृति कहाँ गई। अगर हमें ये पता चल जाए तो उस व्यक्ति की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा जिसने प्रतिकृति के साथ छेड़छाड़ की। हेमंत, शांतनु भाई, आइए किसी को तुरंत जांच के लिए भेजते हैं। शांतनु, जरूरत नहीं। शांतनु ने सिर हिलाया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और फिर तेजी से खोली। उनकी आंखों में हत्यारा इरादा भरा हुआ था। दिलीप की प्रतिकृति 2 बार बाहर गई और दोनों बार वह अंबिका नगर गई थी। सुनील, क्या अंबिका नगर? विवेक, अंबिका नगर। सबने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। शेखर, ये तो एक छोटा शहर लगता है। शेखर ने भौहें सिकोड़कर कहा। अमन, एक छोटा शहर। रवि, एक छोटा शहर। दिलीप भाई की प्रतिकृति ऐसे छोटे शहर में क्या कर रही थी? ये सुनकर सब और भी ज्यादा चकित हो गए। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। देवगढ़ की तुलना में अंबिका नगर 100, यहाँ तक कि 1000 गुना भी बेहतर है। दिलीप देवगढ़ जैसे बेहतरीन शहर को छोड़कर इतनी वीरान जगह क्यों गए? इससे भी ज्यादा, जैसा कि अध्यक्ष कह रहे हैं, दिलीप ने अपनी प्रतिकृति को 2 बार अंबिका नगर भेजा। यह, शांतनु, मुझे भी नहीं पता कि दिलीप अंबिका नगर में क्या कर रहे थे। सबकी उलझन भरी निगाहों का सामना करते हुए शांतनु ने सिर हिलाया और कहा, हमने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार पहली बार दिलीप की प्रतिकृति अंबिका नगर में मर गई थी। न केवल वह, बल्कि शहर के पिछले अध्यक्ष दीपक नाम का एक आदमी और उसके पास के कई सीख स्तर के जागृत भी मारे गए। वरुण, क्या? सब चौंक गए। दिनेश, शांतनु भाई, आपका मतलब है जिसने अंबिका नगर में उन सीख स्तर के जागृत को मारा, उसी व्यक्ति ने दिलीप भाई की प्रतिकृति के साथ छेड़छाड़ की? शांतनु, हाँ, सही कहा। शांतनु ने पास खड़े एक व्यक्ति की ओर सिर हिलाया, जिसने तुरंत एक चित्र सौंप दिया। उसे खोलने पर उसमें एक भयंकर दिखने वाले आदमी का चित्रण था। सुनील, ये कौन है? शांतनु, यह अपराधी की शक्ल है जिसे दिलीप ने वापस आने के बाद एक कलाकार से बनवाया था। शांतनु ने चित्र को घूरते हुए कहा। शेखर, अपराधी? क्या ये हो सकता है? शेखर ने पहले प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें खुली की खुली थीं। वह वही है जिसने दिलीप भाई की प्रतिकृति के साथ छेड़छाड़ की, अंततः दिलीप भाई को जहर देकर मार डाला। विवेक, क्या ये वह है? अमन, उस कमीने ने पहली बार दिलीप भाई की प्रतिकृति को मारने की हिम्मत की और दूसरी बार वह सीधे दिलीप भाई के लिए गया। हेमंत, शांतनु भाई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आइए हम तुरंत अंबिका नगर चलते हैं। भले ही हमें 3 फुट गहरा खोदना पड़े, हमें इस आदमी को ढूंढकर दिलीप भाई का बदला लेना होगा। पर शांतनु ने सिर हिलाया और कहा, यह मामला उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। रवि, यह उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। सुनील, शांतनु भाई, आपका क्या मतलब है? उत्तेजित भीड़ तुरंत शांत हो गई। शांतनु, क्या आप जानते हैं कि दूसरी बार दिलीप अपने साथ और किसे ले गए थे? सबने सिर हिलाया। शांतनु, वह जोया, जयंत और एक सी स्तर के जागृत को साथ ले गए थे जो खास तौर पर जासूसी करने में माहिर था। हालांकि अब तक सिर्फ वही लौटे हैं। बाकी तीनों अभी भी लापता हैं। जैसे ही उनके शब्द गिरे, गुप्त कमरे में मौजूद लोगों को लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो और वे स्तब्ध खड़े रहे। जोया, जयंत, वे भी उनके साथ गए थे, पर सिर्फ दिलीप भाई ही वापस आए। क्या ऐसा हो सकता है कि जोया और अन्य मारे गए हों? पर वे बी स्तर के जागृत हैं। जोया की महाशक्ति गरज है, जो आर्यावर्त के 3S क्लास जागृत में से एक गरज सम्राट से काफी मिलती जुलती है। इससे भी ज्यादा, गरज गुण की महाशक्ति परम पौरुष और दृढ़ होती है, अन्य तत्वों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली। इसलिए भले ही उसने अभी बी स्तर में कदम रखा हो, उसकी युद्ध क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। जयंत की महाशक्ति माया है। हालांकि शायद पहले वाली जितनी घातक न हो, आत्म सुरक्षा के मामले में ये निस्संदेह शीर्ष महाशक्तियों में से एक है। फिर भी इन दोनों को भी मार दिया गया। नहीं, यह असंभव है ना? शांतनु, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा लगा जैसे शांतनु ने उनके विचार पढ़ लिए हों। उन्होंने कहा, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दीपक और अन्य को एक योद्धा ने तलवार का उपयोग करके मारा था। मैंने शुरू में भी यही सोचा था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। भले ही वह योद्धा मजबूत हो, जयंत को मारना मुश्किल होना चाहिए। अभी अभी यहाँ जो हुआ उसे देखने के बाद मैं अचानक समझा, वह आदमी केवल एक योद्धा नहीं हो सकता है, वह मानसिक हेरफेर क्षमताओं वाला एक जागृत भी हो सकता है। भीड़ चकित नजर आई। शेखर, शांतनु भाई सही कह रहे हैं। तथ्य यह है कि वह दिलीप भाई को बिना भनक लगे उनकी प्रतिकृति को नियंत्रित कर सकता था। यह दर्शाता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिलीप भाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। और जयंत अपनी माया क्षमता के कारण सभी शारीरिक हमलों से बच सकता था, लेकिन आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ वह रक्षाहीन होगा। शायद इसीलिए वह उस व्यक्ति के हाथों मर गया। इस बिंदु पर सबने प्रतिक्रिया दी और सामूहिक रूप से गहरी सांस ली। ये कातिल क्या सच में इतना जबरदस्त है? न केवल उसकी तलवार चलाने की तकनीक जबरदस्त है, बल्कि वह मानसिक नियंत्रण सहित आध्यात्मिक हमले भी कर सकता है। अगर उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति का सामना अकेले करे तो क्या वे उसे मार पाएंगे? वरुण, हम्फ, ऐसा है तो क्या हुआ? एक आवाज आई। देवगढ़ के किसी व्यक्ति पर हाथ डालने की हिम्मत करना, खासकर दिलीप भाई पर, हमारे पूरे देवगढ़ का विरोध करने के बराबर है।
दिनेश, बिल्कुल शांतनु भाई, चाहे यह आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही वह 2B स्तर के जागृत को मार सकता हो, हमारे पास यहाँ लगभग 10B स्तर के जागृत हैं, आपको छोड़कर। शांतनु भाई, वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह हम सबका मुकाबला नहीं कर सकता। हेमंत, शांतनु भाई आदेश दें, हम सुबह होते ही अंबिका नगर के लिए रवाना होंगे। भले ही हमें 3 फुट गहरा खोदना पड़े, हम उसे ढूंढ कर मार डालेंगे। कई लोग आगे बढ़े, जबरदस्त दबाव बनाते हुए। स्पष्ट रूप से ये देवगढ़ के B स्तर के जागृत थे, जिनमें से कई जोया और जयंत से भी ज्यादा मजबूत थे। शांतनु उनके शब्दों से खुश होकर सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो। वह आदमी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मेरे भाई को मारने की हिम्मत करने के लिए वह निश्चित रूप से मरेगा। इसके अलावा शांतनु ने उपहास किया, उनकी आंखों में अवमानना दिख रही थी। वह उतना मजबूत नहीं है जितना मैंने सोचा था। सुनील, सब हैरान थे। किसी ने सहजता से पूछा, शांतनु भाई आपका क्या मतलब है? शांतनु, सोचो। शांतनु ने दिलीप के शरीर को देखा। अगर वह व्यक्ति देवगढ़ से डरता नहीं होता, तो क्या उसने दिलीप भाई की प्रतिकृति को उसी वक्त मार नहीं दिया होता? वरुण, हाँ, जब उसके पास जोया और अन्य को मारने की शक्ति है, तो दिलीप भाई को मारना उसके लिए आसान होता। दिनेश, उस आदमी ने पहली बार ऐसा किया था, जिसने दिलीप भाई को बदला लेने के लिए उकसाया। शायद वह जानता था कि दिलीप भाई की प्रतिकृति को फिर से मारने से न केवल कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शांतनु, बिल्कुल। शांतनु ने सिर हिलाया। वह जानता था कि केवल प्रतिकृति को मारने से दिलीप भाई मुझसे मदद मांगेंगे, जिससे बड़ा प्रतिशोध होगा। शायद पूरे देवगढ़ के B स्तर के जागृत लामबंद हो जाएंगे। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिकृति के साथ छेड़छाड़ की, उसे जहर देकर मारा और अपने निशान मिटाने की उम्मीद की। उम्मीद थी कि यह मामला बिना किसी का ध्यान खींचे खत्म हो जाएगा। क्या ये सब कुछ नहीं बताता है? शांतनु ने उपहास किया। विनोद, शांतनु भाई सही कह रहे हैं। बाईं ओर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। उसने सोचा कि वह बिना किसी का ध्यान खींचे काम कर सकता है, लेकिन हमने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से भांप लिया। रवि, बिल्कुल, उसने कितनी भी गणना की हो, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास कोई ऐसा होगा जो पूरी तरह से पर्दाफाश कर सके कि क्या हुआ। अमन, अब उसके सभी पत्ते हमारे सामने खुल गए हैं। हेमंत, शांतनु भाई, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आइए कल सुबह अंबिका नगर चलते हैं और उस आदमी को मार डालते हैं। शेखर, लेकिन शेखर ने भौहें सिकोड़ी। भले ही वह आदमी अंबिका नगर में छिपा हो, उसे ढूंढना मुश्किल होगा। अगर हम हंगामा करते हैं तो वह सतर्क हो जाएगा और वह बहुत दूर भाग सकता है, जिससे उसे फिर से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। दिनेश, ये भीड़ अचानक निराश महसूस करने लगी। दरअसल वे खुले में थे, जबकि दुश्मन छिपा हुआ था। इससे भी ज्यादा उसकी ताकत को देखते हुए अंबिका नगर में कोई भी गड़बड़ी शायद सबसे पहले उसी को पता चलेगी। शांतनु, तो आइए हम उसे सतर्क नहीं करते हैं। शांतनु की आंखों से ठंडी रोशनी की एक चमक गुजरी। उन्होंने कहा, मुझे 80 से 90% यकीन है कि वह अंबिका नगर में छिपा हुआ है। बाकी 10 से 20% संभावना है कि वह किसी आसपास के शहर में हो। उसके छिपने की जगह का पता लगाने के लिए हमें उसे सतर्क नहीं करना चाहिए। अभी के लिए आइए हम गुप्त रूप से जांच करें। अंबिका नगर में अध्यक्ष की मृत्यु के बाद हुई किसी भी संदिग्ध घटना पर ध्यान केंद्रित करें, खासकर तलवार कौशल, मन पर नियंत्रण और आध्यात्मिक हमलों से जुड़ी किसी भी चीज पर। ये विशेषताएं जितनी ज्यादा मिलेंगी, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा संदिग्ध होगा। दिनेश, समझ गए। सबने सिर हिलाया। शांतनु भाई की अंतर्दृष्टि सच में तेज थी। अगर कोई उपरोक्त 3 विशेषताओं से मेल खाता है, तो निस्संदेह वह व्यक्ति अपराधी था। यहाँ तक कि 2 विशेषताओं से मेल खाना भी किसी को भारी संदेह के घेरे में डालने के लिए काफी था, और अगर वह व्यक्ति मजबूत था तो संभावना फिर से बढ़ जाती थी। शांतनु, शेखर, तुम बहुत सावधानी बरतते हो। मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर तुम्हें वह व्यक्ति मिल जाए तो मुझे तुरंत सूचित करना। शांतनु ने शेखर की ओर देखा। शेखर, हाँ। शेखर ने तेजी से सिर हिलाया। शांतनु भाई, चिंता न करें, मैं सावधान रहूंगा और विरोधी को सतर्क नहीं करूंगा। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी, मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। शांतनु, अच्छा है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। शांतनु ने कहा, अपनी नजरें नीचे झुकाईं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से दिलीप की खुली आंखें बंद कर दीं। शांतनु, दिलीप, तुम आराम करो, भाई तुम्हें व्यर्थ में मरने नहीं देगा। जिसने तुम्हें मारा, भले ही वह दुनिया के अंत तक भाग जाए, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम शांति से आराम करो। सब कुछ शांत था। अंबिका नगर के रसायन कक्ष में पार्थ की आंखें खुली थीं। वह सामने देख रहे थे, लेकिन असल में उनका ध्यान पैनल पर था। स्तर, सत्यसार स्तर, पहला स्तर 5.02% जोड़। सत्य QE 5822.08, 330.8 जोड़ 1660%। 1 लाख से ज्यादा अनुभव बिंदु खर्च करने के बाद 10 से ज्यादा उन्नत हृदय विधियां का कौशल स्तर पूर्णता स्तर तक बढ़ा दिया गया था। उनमें से एक छोटे से हिस्से ने QE संवर्धन गुण को अनलॉक किया, जो प्रति स्तर 10% तक सत्य QE बढ़ा सकता था। हालांकि उनमें से अधिकांश ने सार पोषण गुण को अनलॉक किया, जो प्रति स्तर 20% तक सत्य QE बढ़ा सकता था। तो अब सत्य QE का अतिरिक्त बोनस शुरू में लगभग 8 गुना से बढ़कर अब 16 गुना हो गया था। लगभग 6000 सत्यसार विशेषता को देखते हुए पार्थ ने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। 5000 से ज्यादा सत्यसार का मतलब 500,000 सत्य QE बिंदु था। इसका मतलब है कि वह एक बार में 500 गुना सूर्य भेदी तीर चला सकता था, एक ऐसा तीर जिसमें 100,000 सत्य QE का उपभोग होता है। भले ही उसका सामना शक्तिशाली कमांडर स्तर के भयंकर जानवरों से हो, उसे एक ही तीर से उन्हें मारने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक तीर काम नहीं करता तो वह बस एक और चलाएगा, और अगर वह भी काम नहीं करता तो एक तीसरा तीर आएगा, जिससे उसकी गलती की गुंजाइश बहुत बढ़ जाएगी।
मुख्य बात यह थी कि यह तो बस शुरुआत थी। कौशल बार में अभी भी 10 या 20 उन्नत हृदय विधियां अधूरी थीं। वज्र सिंह गर्जना, बैंगनी धुंध, दिव्य कौशल और दिव्य रोशनी शास्त्र जैसी कई शीर्ष स्तर की हृदय विधियों का जिक्र ही नहीं किया गया। ये तीनों पूर्ण आंतरिक शक्ति हृदय विधियां थीं और जागृत संघ मॉल में केवल यही 3 शीर्ष स्तर की हृदय विधियां थीं। पार्थ की निगाहों में एक मजबूत प्रत्याशा थी। वज्र सिंह गर्जना एक दहाड़ के तहत बिजली की तरह कई मील तक यात्रा कर सकती थी, जिससे दुश्मन डर से कांप जाता था और सभी छिद्रों से खून बहने से मर जाता था। दहाड़ के बिना भी एक भी शब्द बोलने से दिल में डर पैदा हो सकता था। ये दिखने में ध्वनि से संबंधित मार्शल आर्ट वास्तव में आंतरिक शक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ था। कई मील तक जाने वाली एक भयानक दहाड़ को उजागर करने के लिए गहरी आंतरिक शक्ति एक पूर्ण आवश्यकता थी, नहीं तो ये बेकार होगा। दूसरी, बैंगनी धुंध दिव्य कौशल। इस आंतरिक शक्ति विधि का विस्तार से वर्णन किया गया था। अगर इसे छोटी सफलता स्तर तक विकसित किया जाता है तो यह विरोधी की सत्य क्यूई को घोल सकती है। हॉल में प्रवेश चरण तक पहुंचने पर कोई भी मरम्मत काटने की तकनीक से नहीं डरेगा। महान सफलता स्तर पर ये सभी ठंडे गुण वाले हमलों का मुकाबला कर सकती थी। पूर्णता स्तर तक पहुंचने पर यह शरीर की सतह पर सत्य क्यूई ढाल की एक परत बना सकती थी, जिसमें आश्चर्यजनक रक्षात्मक शक्ति होती थी। ये वह था जिसने पार्थ को चौंका दिया और जिसने उसे इसका और भी ज्यादा इंतजार करने के लिए मजबूर किया। वज्र अविनाशी दिव्य कौशल को अनलॉक करने में अभी भी कुछ समय था, लेकिन उसे कल सुबह तक देव फल को जब्त करने के लिए निकलना था। ये बैंगनी धुंध दिव्य कौशल आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सकता था। इससे भी ज्यादा ठंडे गुण वाले हमलों का मुकाबला करने की इसकी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भविष्य में अगर उसका सामना बर्फ तत्व या अंधेरे तत्व की महाशक्तियों वाले लोगों से होता है तो वह अपराजित खड़ा हो सकता था। पार्थ, बुरा नहीं। पार्थ ने संतोष में सिर हिलाया। बैंगनी धुंध दिव्य कौशल ने उनकी उत्तरजीविता क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। वज्र सिंह गर्जना ने उन्हें एक शक्तिशाली क्षेत्र हमला दिया। जानवरों की बाढ़ की स्थिति में जानवरों के झुंड के केंद्र में गिरने पर एक दहाड़ से कई मील के भीतर के भयंकर जानवर मारे जा सकते थे। एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना करना ही बस अद्भुत था। इसके अलावा एक और शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्ति हृदय विधि भी थी, दिव्य रोशनी शास्त्र। इस आंतरिक शक्ति विधि में बहुत मजबूत उपचार प्रभाव थे। महत्वपूर्ण रूप से यह आंतरिक शक्ति न केवल खुद को ठीक कर सकती थी, बल्कि दूसरों को भी बचा सकती थी। वर्णन के अनुसार जब तक व्यक्ति पूरी तरह से मर नहीं गया था, भले ही उसमें सिर्फ एक सांस बची हो, दिव्य रोशनी शास्त्र का उपयोग करके उन्हें मौत के मुंह से वापस लाया जा सकता था। अगर अनुभव बिंदुओं की कमी होती तो इस आंतरिक शक्ति का महत्व कम से कम इन तीनों में दूसरे स्थान पर होता, जिससे वज्र सिंह गर्जना को रोक दिया जाता। लेकिन अब जब अनुभव बिंदु प्रचुर मात्रा में है तो पहले कौन सा सीखना है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्थ, आइए उन्नत हृदय विधियों में सुधार करना जारी रखें। पार्थ ने खुद से कहा। आखिरकार उन तीनों शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्तियों को निश्चित रूप से अधिकतम किया जाएगा और उन्हें तुरंत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। समय बीतता गया। पार्थ की आंखें चमकी और उन्होंने कौशल बार की ओर देखा, या बल्कि एक नए अनलॉक किए गए गुण की ओर। डाउ क्यूई अभिसरण। जब विरोधी की सत्य क्यूई द्वारा हमला किया जाता है तो उसका 10% अवशोषित करें और इसे अपनी सत्य क्यूई में बदल दें। प्रत्येक कौशल स्तर बढ़ने पर अवशोषण दर 10% बढ़ जाती है। पार्थ, आखिरकार। पार्थ ने मुट्ठी भींची। यह आसान नहीं था, जिसमें बुनियादी आंतरिक शक्तियों को भी शामिल किया गया था जिन्हें उन्होंने पहले अधिकतम किया था। उन्होंने लगभग 30 आंतरिक शक्तियों को अधिकतम करके आखिरकार एक गुण को अनलॉक किया जिसने विरोधी की सत्य क्यूई को अवशोषित किया और इसे अपनी में बदल दिया। हालांकि ये गुण केवल स्तर 1 पर था और इसे और बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि हृदय रोपण तकनीक पहले ही पूर्णता स्तर तक पहुंच चुकी थी। पार्थ, सौभाग्य से विवाह वस्त्र दिव्य कौशल को अनलॉक किया जा सकता है। पार्थ ने क्लिक किया और जानकारी की कई पंक्तियां सामने आईं। विवाह वस्त्र दिव्य कौशल पूर्णता की शर्तों को पूरा करता है। पूर्णता की शर्तें: 1. शरीर के भीतर 1000 सत्यसार बिंदु। 2. पूर्णता पर जेड रोपण तकनीक। पूर्णता का समय 2 दिन। क्या पूर्णता स्वीकार की जाती है? पार्थ, 2 दिन स्वीकार्य हैं। पार्थ ने बड़बड़ाया, तीनों शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्तियों को घूरते हुए। उनके विवरण के अनुसार किसी में भी विरोधी की सत्य क्यूई को अपनी में बदलने की क्षमता नहीं थी। बैंगनी धुंध दिव्य कौशल में कुछ ऐसा ही प्रतीत होता था, लेकिन इसने सत्य क्यूई को बेअसर कर दिया बजाय इसके कि इसे स्वयं के उपयोग के लिए बदल दिया जाए। इसलिए कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने हाँ पर क्लिक किया। एक बार जब विवाह वस्त्र दिव्य कौशल अनलॉक हो जाएगा तो वह अविनाशी मुहर तकनीक को खरीदने और इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि एक और गुण अभी भी गायब था, एक ऐसा जो विरोधी की सत्य क्यूई को उसकी अपनी जीवन शक्ति में बदलता हो। इन 2 गुणों और पूर्णता स्तर की आत्मा स्थानांतरण तकनीक के साथ वह निश्चित रूप से अविनाशी मुहर तकनीक को पूरा कर सकता था। इससे भी ज्यादा, अगर पूर्णता स्तर की आत्मा स्थानांतरण तकनीक को पूर्णता स्तर की दिव्य नियंत्रण कौशल से बदल दिया जाता है तो पूर्णता की गति और बढ़ जाएगी। इसी तरह पूर्णता स्तर की विवाह वस्त्र दिव्य कौशल का उपयोग करके पूर्णता स्तर की जेड रोपण तकनीक को बदलने से भी चीजें तेज हो जाएंगी। पार्थ, मुझे उम्मीद है कि मैं अगले गुण को अनलॉक करूंगा। पार्थ ने सोचा, अभी भी लगभग 10 उन्नत हृदय विधियां बची थी, संभावना काफी ज्यादा थी। कौशल बिंदुओं को जोड़ने के लगभग आधे रास्ते में उन्होंने आखिरकार उस गुण को अनलॉक किया जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रक्ताधान। सत्य क्यूई हमलों का 10% अवशोषित करें और इसे अपनी जीवन शक्ति में बदलें, घावों को भरें। प्रत्येक कौशल स्तर बढ़ने पर रूपांतरण दर 10% बढ़ जाती है। पार्थ, बुरा नहीं। पार्थ की आंखें चमक उठीं। इसके साथ अविनाशी मुहर तकनीक को पूरा करने के लिए सभी शर्तें पूरी हो गईं। हालांकि उन्होंने तुरंत अविनाशी मुहर तकनीक को पूरा करने की जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले अविनाशी मुहर तकनीक की कीमत 10,000 बिंदु थी।
उन्हें इतने सारे बिंदु इकट्ठा करने के लिए जागृत संघ की अन्य शाखाओं का दौरा करना होगा। दूसरे, अपने कौशल को निखारने से समय बर्बाद नहीं होगा। उन्होंने उन्नत हृदय विधियों से लगभग हर संभावित गुण को अनलॉक कर लिया था। वे अधूरी शीर्ष स्तर की हृदय विधियां जैसे 9 यांग दिव्य कौशल और हड्डी बदलना सभी पूर्णता की शर्तों को पूरा कर चुकी थीं। उन्होंने किसी भी सर्वोच्च मार्शल आर्ट को अनलॉक करने से पहले इन शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्तियों को पूर्णता स्तर तक बढ़ाने की योजना बनाई। दक्षता ज्यादा होगी। एक और 70 से 70,000 अनुभव बिंदु खर्च करने के बाद 20 से 30 उन्नत हृदय विधियां पूर्णता स्तर तक बढ़ा दी गईं, जिससे पार्थ का सत्यसार और भी ज्यादा गहरा हो गया। पार्थ, इसके बाद यह इन तीनों शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्तियों का समय है। पार्थ ने अनजाने में अपने होठों को चाटा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने बैंगनी धुंध दिव्य कौशल से शुरुआत करने का फैसला किया। शुरुआती स्तर पर ही इसमें 1600 अनुभव बिंदुओं का उपभोग हुआ। बैंगनी धुंध दिव्य कौशल, प्रारंभिक झलक 0% गुण, सार संग्रह पहला स्तर। सार संग्रह, प्रत्येक कौशल स्तर बढ़ने पर मौलिक सत्य QE के 30% से सत्य QE बढ़ जाती है। पार्थ 30%, सच में शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्ति। पार्थ खुश थे। पूर्णता स्तर को मानते हुए ये हृदय विधि सत्य QE के लिए 1.5 गुना अतिरिक्त बोनस प्रदान कर सकती थी। उनके पास इस तरह की 10 और शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्तियां थीं। गणित करने पर यह 15 गुना होता है। पार्थ 15 गुना। पार्थ ने पैनल पर देखा। उनका वर्तमान सत्य QE बोनस लगभग 25 गुना था। खुशी के साथ उनके दिल में उदासी का एक संकेत था। एक बार जब ये सभी हृदय विधियां सीख ली जाएंगी तो बाद में बोनस प्रतिशत को और बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा। पार्थ, इसे भूल जाओ, वे बहुत बाद की चिंताएं हैं। पार्थ ने सिर हिलाया और शेष सभी अनुभव बिंदुओं को एक बार में केंद्रित कर दिया। लगभग 50,000 बिंदु खर्च करने के बाद बैंगनी धुंध दिव्य कौशल आखिरकार पूर्णता स्तर तक पहुंच गया। शुरुआती गुण विवरण से मेल खाते थे, इसलिए पार्थ ने केवल उन पर एक नजर डाली और फिर पूर्णता गुण पर ध्यान केंद्रित किया। बैंगनी QE शरीर संरक्षण, सत्य QE शरीर संरक्षण को बढ़ाता है, एक अतिरिक्त गुना शारीरिक रक्षा के बराबर। सक्रिय होने पर प्रति सेकंड 10,000 सत्य QE का उपभोग करता है। सक्रियण के दौरान 10 गुना रक्षा बढ़ाता है। पार्थ 10 गुना रक्षा। पार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। वर्तमान में गोल्डन बेल शील्ड और उनके स्वनिर्मित मार्शल कौशल को सक्रिय करने के साथ उनकी शारीरिक रक्षा लगभग 10 गुना थी। बैंगनी धुंध दिव्य कौशल इसे एक अतिरिक्त 10 गुना बढ़ा सकता था। नहीं, दरअसल उन्होंने पिछला विवरण देखा जिसमें 13 गुना संकेत दिया गया था। बैंगनी QE शरीर संरक्षण का निष्क्रिय प्रभाव और सक्रिय प्रभाव ढेर हो सकता था। पार्थ, इसका मतलब है मैं पूरी क्षमता पर शारीरिक रक्षा को 23 गुना बढ़ा सकता हूं। पार्थ ने अपनी शारीरिक विशेषता पर देखा। 14,000। 23 गुना का मतलब 322,000 बिंदु था। जागृत संघ के वर्गीकरण के अनुसार कमांडर स्तर के भयंकर जानवरों की लगातार शारीरिक शक्ति 100,000 बिंदुओं से ज्यादा होती थी। तो उनकी रक्षात्मक क्षमता उच्च स्तर के कमांडर भयंकर जानवरों के बराबर होगी। पार्थ, उत्कृष्ट। पार्थ ने संतोष में सिर हिलाया। बैंगनी QE शरीर संरक्षण को सक्रिय करने के लिए प्रति सेकंड 10,000 सत्य QE का उपभोग करने की बात है। ये दूसरों के लिए बहुत हो सकता है, लेकिन उनके पास सत्य QE की प्रचुरता थी। अब वह कल्प वज्र अविनाशी दिव्य कौशल को अनलॉक करने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक थे, क्योंकि अगर यह आंतरिक शक्ति अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है तो उनकी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति 1 मिलियन बिंदुओं को पार कर सकती है, जो जानवर राजा स्तर के भयंकर जानवरों के बराबर होगी। पार्थ, शेष 2 शीर्ष स्तर की आंतरिक शक्तियां दिव्य रोशनी शास्त्र और वज्र सिंह गर्जना। आइए वज्र सिंह गर्जना से शुरुआत करें। फिर से 50,000 से ज्यादा अनुभव बिंदु खर्च करने के बाद वज्र सिंह गर्जना का कौशल स्तर भी पूर्णता स्तर तक पहुंच गया। केवल 2 गुण थे। एक सार संग्रह है स्तर 5 पर और दूसरा वज्र सिंह गर्जना है जो महान सफलता स्तर पर अनलॉक किया गया है केवल स्तर 2 पर। वज्र सिंह गर्जना सक्रिय कौशल सत्य QE की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करता है। एक शेर की दहाड़ के समान एक दहाड़ निकालता है। प्रत्येक स्तर के बढ़ने पर शक्ति दोगुनी हो जाती है। 1000 सत्य QE बिंदुओं का उपभोग करता है। 100 मीटर की हमला सीमा के साथ दूरी के साथ शक्ति घटती जाती है। नीचे भी यही लागू होता है। 10,000 सत्य QE बिंदुओं का उपभोग करता है 500 मीटर की हमला सीमा के साथ। 1 लाख सत्य QE बिंदुओं का उपभोग करता है 2000 मीटर की हमला सीमा के साथ। 1 मिलियन सत्य QE बिंदुओं का उपभोग करता है 5000 मीटर की हमला सीमा के साथ। पार्थ ने इसे पढ़ा और आखिरकार उनकी नजर परिचय की अंतिम पंक्ति पर पड़ी। इसका मतलब है इस मार्शल आर्ट की अधिकतम हमला दूरी 5 किलोमीटर है और यह 1 मिलियन सत्य QE बिंदुओं का आश्चर्यजनक उपभोग करता है। पार्थ ने पैनल पर देखा। अब भले ही वह इस सबसे दूर के हमले को कर सकता था, उसके भीतर का सत्य सार लगभग खत्म हो जाएगा। पार्थ, जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो, मुझे इस कदम का आसानी से उपयोग नहीं करना चाहिए। पार्थ ऊपर देखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराए। 1 लाख सत्य QE बिंदुओं का उपभोग करता है 2000 मीटर की हमला सीमा के साथ। यह ज्यादा यथार्थवादी लगता है। 2 किलोमीटर की हमला सीमा जो लगभग 4 ली है काफी अच्छी है और सत्य QE का उपभोग केवल 1 लाख बिंदु है। इससे भी ज्यादा क्योंकि यह गुण स्तर 2 पर है। शक्ति को मूल शक्ति के आधार पर फिर से 2 गुना किया जा सकता है। बेशक ऐसा होने पर भी एक दहाड़ का उपयोग करके एक कमांडर स्तर के भयंकर जानवर को मारना शायद अवास्तविक है। आखिरकार यह एक समूह हमला सक्रिय कौशल है। पार्थ, अब केवल दिव्य रोशनी शास्त्र बचा है। पार्थ ने कौशल बार पर देखा। उनके आश्चर्य के लिए इस आंतरिक शक्ति को पूर्णता स्तर तक बढ़ाने में 1 लाख अनुभव बिंदुओं का भारी उपभोग हुआ। 2 गुण। पहला गुण सार संग्रह है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा अनंत जीवन कहलाता है।
प्रभाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा बताया गया है। न केवल सत्य QE के उपचार प्रभाव को बहुत बढ़ाता है, बल्कि दूसरों की चोटों को ठीक करने के लिए सत्य QE का उपयोग भी करता है। चोट कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, उसे बचाया जा सकता है। बेशक सत्य QE का उपभोग भी आश्चर्यजनक है। पार्थ इस बिंदु पर पार्थ ने आखिरकार एक सांस छोड़ी। पैनल पर सभी हृदय विधियां जो सीखी जा सकती थी वे पहले ही सीख ली गई थी, शेष को पूरा करने की प्रक्रिया में थी, जिसमें 1 से 3 दिन लगेंगे। उन्होंने पैनल पर देखा। स्तर सत्यसार स्तर पहला स्तर 11.3% जोड़ सत्यसार 13,099.7 330.8 जोड़ 3860%। सत्य QE अतिरिक्त बोनस लगभग 40 गुना। उनके शरीर के भीतर का सत्यसार शुरू में 3000 से ज्यादा बिंदुओं से बढ़कर 13,000 से ज्यादा बिंदुओं तक पहुंच गया, जो 1.3 मिलियन से ज्यादा सत्य QE बिंदुओं के बराबर है। 100 गुना शक्ति वाला सूर्य तीर, वह लगातार 13 तीर चला सकता था। 50 गुना शक्ति वाला पवन मुखवार, वह 8 या 9 बार निष्पादित कर सकता था। यहां तक कि वज्र सिंह गर्जना, वह अपनी अंतिम शक्ति का एक बार उपयोग कर सकता था, और फिर भी उसके पास सत्य QE की एक महत्वपूर्ण मात्रा बची रहेगी। यह मत भूलिए, गोल्डन बेल शील्ड का पलटाव भी है। एक बार सक्रिय होने पर भले ही ये केवल 40% ही पलटाव कर सकता हो, इसकी शक्ति 4 से 5 लाख सत्य QE बिंदुओं का उपभोग करने वाले हमले के बराबर है। पार्थ, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हो गया हूं। पार्थ के होंठों पर मुस्कान आ गई। ये केवल सत्य QE अतिरिक्त बोनस अनुपात में वृद्धि का लाभ है। जब वह रातों रात सत्य QE गोलियां को परिष्कृत करता है, अपनी मौलिक सत्य QE को बढ़ाता है, तो उसका कुल सत्यसार के स्तर तक पहुंचेगा। पार्थ ने अपने उत्साह को रोका। अनुभव बिंदुओं को देखते हुए कई आंतरिक शक्ति हृदय विधियों को सीखने के बाद 1.2 मिलियन से ज्यादा अनुभव बिंदु लगभग आधे कम हो गए, लगभग 700,000 बचे थे। उन्हें तुरंत थोड़ी परेशानी महसूस हुई। कल दोपहर तक वह 2 सर्वोच्च मार्शल आर्ट को अनलॉक कर सकते थे। इसके बारे में सोचते हुए शीर्ष स्तर की हृदय विधियों को आमतौर पर हजारों या उससे ज्यादा अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जबकि एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट के लिए लाखों अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इन 700,000 अनुभव बिंदुओं को कल के लिए बचाना आदर्श होगा। लेकिन यहाँ समस्या है। कौन जानता है कि कल सुबह जब वह देव फल को जब्त करने जाता है तो उसे किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि कहा जाता है, एहतियात बरतना हमेशा बेहतर होता है। इन 700,000 अनुभव बिंदुओं को पैनल पर निष्क्रिय पड़े रहने देने के बजाय अपनी ताक बढ़ाने के लिए उन्हें अभी उपयोग करना बेहतर है। जहां तक बढ़ाने की बात है, ये काफी सरल है। कौशल बार पर अभी भी कई मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट और कुछ शरीर तकनीक मार्शल आर्ट हैं जो नहीं सीखी गई हैं। 4 बुनियादी विशेषताओं में चपलता विशेषता सबसे कम है, बस 10,000 से ज्यादा बिंदु है। ये सोचते हुए पार्थ ने एक फैसला किया। अनुभव बिंदु फिर से कमाए जा सकते हैं और उन बर्बाद शहरों में बहुत सारे भयंकर जानवर हैं। लेकिन अगर लालच अनावश्यक खतरों की ओर ले जाता है तो उस समय पछतावा होगा। पार्थ, तो मैं शरीर तकनीक गुप्त मैनुअल से शुरुआत करूंगा। पार्थ ने चारों ओर खोज की। लगभग 30 शरीर तकनीक मार्शल आर्ट हैं जो आंतरिक शक्ति हृदय विधियों से कम हैं। उनमें से अधिकांश दूसरी श्रेणी के हल्के फुल्के कौशल हैं। 5 या 6 पहली श्रेणी के हल्के फुल्के कौशल हैं। जहां तक शीर्ष स्तर के हल्के फुल्के कौशल की बात है तो केवल 3 पूर्ण हैं: बिना निशान बर्फ पर कदम, धुएं और बादल, रहस्यमय कदम और लहर सवारी कदम। पार्थ, थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। पार्थ ने बड़बड़ाया। सामान्य नियम, निचले स्तर के हल्के फुल्के कौशल से शुरुआत करें। सभी पहली श्रेणी के हल्के फुल्के कौशल को पूर्णता स्तर तक अपग्रेड करें और फिर उन खंडित शीर्ष स्तर के हल्के फुल्के कौशल को पूरा करें। समय थोड़ा थोड़ा करके गुजरा। चपलता विशेषता को बढ़ाने का गुण भी शुरू में प्रति स्तर 100 बिंदुओं से बढ़कर अब प्रति स्तर 300 बिंदु हो गया था। लगभग 20 दूसरी श्रेणी के हल्के फुल्के कौशल, साथ ही 6 या 7 पहली श्रेणी के हल्के फुल्के कौशल ने पार्थ की चपलता विशेषता को 11,400 बिंदुओं से बढ़ाकर 32,500 बिंदुओं तक बढ़ा दिया। पार्थ ने अनुभव बिंदुओं पर नजर डाली और राहत की सांस ली। 700,000 अनुभव बिंदुओं में से लगभग 600,000 बिंदु बचे थे। 20 से ज्यादा हल्के फुल्के कौशल के लिए 100,000 से कम बिंदुओं का उपभोग हुआ, जो आंतरिक शक्ति द्वारा उपभोग किए गए अनुभव बिंदुओं से अतुलनीय था। इसका कारण सरल है। सबसे पहले, आंतरिक शक्ति के लिए आवश्यक अनुभव बिंदु आमतौर पर विभिन्न खेती तकनीकों में सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरे, बुनियादी शरीर तकनीक से बोनस ने भी अदृश्य रूप से बहुत सारी कठिनाई कम कर दी। पार्थ, केवल 3 शीर्ष स्तर के हल्के फुल्के कौशल बचे हैं। पार्थ की नजर अंतिम 3 पर पड़ी। लहर सवारी कदम चकमा देने और टालने पर केंद्रित एक शरीर तकनीक गुप्त मैनुअल है। उपयोगकर्ता एक विशिष्ट क्रम का पालन करता है और त्रिकोणों की स्थिति के अनुसार चलता है, जिससे विरोधियों के लिए भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। असाधारण रूप से सूक्ष्म। बिना निशान बर्फ पर कदम भी एक असाधारण हल्के फुल्के कौशल है जो चुपके पर जोर देता है, जिससे उपयोगकर्ता चुपचाप विरोधियों के पास पहुंच सकता है और बिना कोई निशान छोड़े जा सकता है। धुएं और बादल रहस्यमय कदम लंबी दूरी की खोज में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, आंतरिक शक्ति को संरक्षित करता है और अच्छे टालने के प्रभाव भी डालता है। ये तीनों शीर्ष स्तर के हल्के फुल्के कौशल में से प्रत्येक का अपना ध्यान केंद्रित है। सभी में महारत हासिल करने से लगभग कोई कमजोरी नहीं बचेगी, इसलिए झिझकने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अधिकतम कर दें। तीनों ने मिलकर 100,000 अनुभव बिंदुओं का उपभोग किया। चपलता विशेषता लगभग 10,000 बिंदुओं तक बढ़ गई। उनकी वर्तमान चपलता विशेषता 45,000 बिंदुओं तक पहुंच गई है। यह अब आध्यात्मिक शक्ति को छोड़कर 4 बुनियादी विशेषताओं में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कई सक्रिय कौशल अनलॉक किए गए हैं। पार्थ ने उन्हें ध्यान से जांच की। सक्रियण के बाद वृद्धि आमतौर पर 2 से 3 गुना होती है और सत्य QE का उपभोग उनके लिए नगण्य है।
केवल एक ही कमी है कि इन सक्रिय कौशल का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है और यह केवल चपलता विशेषता को बढ़ा सकते हैं। पार्थ, पहले मैं पूरी शक्ति पर अपनी गति को 5 गुना बढ़ा सकता था, अब यह 8 गुना है। पार्थ ने भौहें सिकुड़ी, ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। सौभाग्य से उनकी चपलता विशेषता अब उल्लेखनीय रूप से अलग है। जब फिर से एक कमांडर स्तर के भयंकर जानवर का सामना करना पड़ेगा तो विरोधी शायद उनकी परछाई भी नहीं देख पाएगा। पार्थ, शेष 500,000 अनुभव बिंदुओं के साथ आइए उनका उपयोग मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट को बढ़ाने के लिए करें। पार्थ ने एक नज़र डाली। मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें मुक्केबाजी तकनीक, हथेली तकनीक, उंगली तकनीक, पैर तकनीक आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा हैं, लगभग 10 शीर्ष स्तर की मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट के साथ। पार्थ, दूसरी श्रेणी के मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट से शुरुआत करें। पार्थ ने बड़बड़ाया। उन्हें अब जो चाहिए वह बुनियादी विशेषताओं की एक बड़ी मात्रा है, संविधान, शक्ति, चपलता और इसी तरह। यहाँ तक कि पहली श्रेणी के मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट भी उनकी नज़र में नहीं आते हैं। शीर्ष स्तर की मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट को देखते हुए पहली श्रेणी के मार्शल आर्ट से अनलॉक किए गए सक्रिय कौशल की किसे परवाह होगी। वही सर्वोच्च मार्शल आर्ट और शीर्ष स्तर के मार्शल आर्ट पर लागू होता है। बस इतना है कि उन्होंने अभी तक उन मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट को नहीं खरीदा है। पार्थ, इन सभी मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट को सीखने से शरीर भी बढ़ना चाहिए। पार्थ ने सोचा, वर्तमान में प्रत्येक वृद्धि के लिए सिर्फ 1 बिलियन संभावित बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। भले ही बाद में ये 10 बिलियन या 100 बिलियन तक बढ़ जाए, यह इसके लायक है क्योंकि प्रत्येक वृद्धि 10 से 20 हजार बिंदुओं का बढ़ावा देती है। और अगर यह सत्य की विशेषता है तो वृद्धि और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। आधा घंटा तेजी से गुजर गया। हालांकि मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट को बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव बिंदु आंतरिक शक्ति जितने ज्यादा नहीं है, उनकी सरासर मात्रा इसकी भरपाई करती है। भले ही प्रत्येक को पूर्णता तक पहुंचने के लिए 3 से 4 हजार बिंदुओं की आवश्यकता हो, उनमें से 100 में अभी भी 3 से 4 लाख खर्च होंगे। हर पहली श्रेणी के लिए आवश्यक अनुभव बिंदुओं का जिक्र नहीं करना, जो कम से कम 7 से 8 हजार हैं। जल्द ही पैनल पर 600,000 अनुभव बिंदु खत्म हो गए और अभी भी कुछ पहली श्रेणी की मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट बची थी। शीर्ष स्तर की मुक्केबाजी और किक मार्शल आर्ट को छुआ नहीं गया था। पार्थ, आखिरकार खत्म हो गया। पार्थ ने एक सांस छोड़ी। वृद्धि बहुत अच्छी महसूस हुई, लेकिन प्रक्रिया थकाऊ थी, लगभग एक बोझ बन गई थी। उन्होंने उत्सुकता से पैनल पर देखा। स्तर, सत्यसार स्तर, पहला स्तर 11.3% जोड़। सत्यसार 13,099.7, 330.8 जोड़ 3860%। स्तर 29,000/10 करोड़। संविधान 48,900। शक्ति 65,200। चपलता 50,600। आत्मा 269,300। संभावित बिंदु 3 करोड़। अनुभव बिंदु 2,600। संभावित बिंदु और अनुभव बिंदु दोनों लगभग खत्म हो गए थे और संविधान, शक्ति, चपलता, तीनों बुनियादी विशेषताएं अब बहुत ज्यादा संतुलित दिखाई देती थीं। पार्थ, इसे यहीं छोड़ दें, कुछ संजीवनी परिष्कृत करें और जहां तक संभव हो ताकत बढ़ाएं। पार्थ ने बड़बड़ाया। सावधान रहना कभी विफल नहीं होता है और ज्यादा ताकत का मतलब ज्यादा आत्मविश्वास होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग को इसी शैली और शर्तों के साथ जारी रखूं या किसी और चीज में आपकी सहायता करूं? अनायास ही रात गुजर गई। 3 कुरकुरी ध्वनियों के साथ तीनों औषधि भट्टियों में सत्यसार स्तर की गोलियां भी पूर्ण घोषित हो गईं। पार्थ ने भट्टी का ढक्कन खोला और क्षण भर में पूरी रसायनशाला में एक समृद्ध औषधि सुगंध भर गई। बस इतना ही काफी है, अभी के लिए यहीं रुकते हैं। दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए उसने खुद से कहा, 7:40। मेघा की बहन के पूर्वानुमान के अनुसार लगभग 8:20 पर उस देव वृक्ष पर लगे 12 देव फल पूरी तरह से पक जाएंगे और तोड़े जाने के लिए तैयार होंगे। अगर वह समय चूक गया तो बहुत संभावना थी कि आसपास के क्रूर जीव उन्हें ले जाएंगे या कुछ जागृत उन्हें झपट लेंगे। बाद वाली स्थिति कम संभावित लगती थी क्योंकि हर किसी के पास मेघा की बहन की जानकारी नहीं थी, जिससे उन्हें देव वृक्ष का स्थान और फलों के पकने का समय पता चलता। लेकिन इस विराट जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि दूसरों के पास भी कोई विशेष साधन होता और उन्हें उस देव वृक्ष के अस्तित्व के बारे में पता होता तो वे भी फलों के पूरी तरह पकने का इंतजार कर रहे हो सकते थे। इसलिए पार्थ ने जल्दी जाने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब घटनास्थल पर इंतजार करना हो। हालांकि निकलने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करना था। पार्थ ने तुरंत ताजी परिष्कृत सत्यसार स्तर की गोलियों के 3 बैच निगल लिए। पैनल पर संभावित अंक पिछले 20 या 30 मिलियन से बढ़कर 4 बिलियन तक पहुंच गए। उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और वह राज्य बॉक्स के पीछे लगे धन चिन्ह पर टिकी। एक विचार के साथ 1 बिलियन संभावित अंक निवेश किए गए। तुरंत ही उसके शरीर में सत्यसार की 1 दर्जन बूंदें जुड़ गईं। सत्यसार 13,230.7, 334.1 जोड़ 3,860%। आदिम सत्यसार 330 अंकों से बढ़कर 334 अंक हो गया था। केवल 4 अंकों की वृद्धि से कुल सत्यसार में लगभग 20 अंकों की वृद्धि हुई। पार्थ ने शेष संभावित अंकों पर नजर डाली, जिनका उपयोग अभी भी 40 बार किया जा सकता था। 337.5, 340.8, 344.2। प्रत्येक बिलियन संभावित अंक की खपत के साथ आदिम सत्यसार कुछ अंकों से बढ़ता गया। समय बीतने के साथ जुड़ने वाले अंक उत्तरोत्तर अधिक बढ़ते गए। जब अंतिम बिलियन संभावित अंक की खपत हुई तो उसका आदिम सत्यसार 497.2 अंक तक पहुंच गया था, जो शुरुआती 330 अंकों से 50% अधिक था। स्तर, सत्यसार स्तर प्रथम क्षेत्र 17.1% जोड़। सत्यसार 19,687.2, 497.2 जोड़ 3,860%।
लगभग 20,000 अंक का सत्यसार। ये देखकर पार्थ के होठों पर मुस्कान आ गई। 2 मिलियन सत्यसार अंक उसके लिए सूर्य भेदी तीर को 100 गुना शक्ति के साथ 20 बार उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे। इतनी सारी आंतरिक शक्ति हृदय पद्धतियों को सीखना व्यर्थ नहीं गया। उसका आदिम सत्यसार पहले ही 500 अंकों के करीब पहुंच चुका था। 1 बिलियन संभावित अंकों की खपत सत्यसार को 5 से 6 अंक तक बढ़ा सकती थी। पहले संभावित अंकों की समान खपत से अब की तुलना में केवल आधी वृद्धि होती थी। ये कल्पना करना आसान था कि जैसे जैसे आदिम सत्यसार बढ़ता जाएगा, धन चिन्ह पर क्लिक करने से कुल सत्यसार में 10 से अधिक अंकों की वृद्धि हो सकती थी। लगता है सत्यसार स्तर के दूसरे क्षेत्र में प्रगति करना पहुंच के भीतर है। पार्थ के होंठ हल्के से मुड़े और उसकी आंखों में एक चमक कौंधी। अब निकलने का समय हो गया था। सुबह सुबह अंबिका नगर हलचल से भरा था। पार्थ सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ा, पीछे के विशाल पहाड़ों को देखा और अपनी आंखें सिकुड़ी। खुले मैदान की तुलना में गहरे पहाड़ अधिक खतरनाक थे, क्योंकि वहां न केवल अनगिनत क्रूर जीव थे, बल्कि सभी प्रकार के उत्परिवर्तित पौधे भी थे, जो कुछ पहलुओं से क्रूर जीवों से भी अधिक खतरनाक थे। उसने चुपचाप अपना मुखौटा पहना और कुछ छलांगों के साथ वह गहरे पहाड़ों में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर घुसा, एक सड़ी हुई बदबू उसकी नाक से टकराई और ऐसा लगा जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। विशालकाय पेड़ जमीन से उठ रहे थे, जो आमतौर पर 10 मीटर से अधिक ऊंचे थे। तनों को घेरने के लिए 5 या 6 लोगों को हाथ पकड़कर मुश्किल से काम लेना पड़ता। पेड़ों के शिखर चंदोवे जैसे थे और पत्ते आसमान को ढक रहे थे, जिससे केवल पत्तियों के बीच के अंतराल से कभी कभार ही सूरज की किरणें छनकर आ पाती थीं। फीकी धूप में कोई जमीन को ढंके हुए गिरी हुई पत्तियों की एक मोटी परत देख सकता था और विभिन्न रेंगने वाले कीड़े समय समय पर घूमते रहते थे। दूर अलग अलग रंगों वाले कई अज्ञात पौधे थे। पार्थ ने दिशा की पहचान की और अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। थोड़ी ही दूर आगे एक धधकता लाल आकृति अचानक सामने के पेड़ से गिरी। ये 2 मीटर से अधिक लंबा एक विषैला सांप था। यह अत्यंत तेजी से चला, बिजली की चमक की तरह अपना मुंह चौड़ा खोलकर पार्थ की गर्दन को निशाना बनाया। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वह अदृश्य हवा की दीवार से टकराया, वह खून के एक कोहरे में फट गया। पार्थ इस घटना से अनजान रहा और उसने अपना रास्ता जारी रखा। रास्ते भर क्रूर जीव लगातार विभिन्न कोनों से पार्थ पर अप्रत्याशित हमले करते रहे। कुछ गिरे हुए पत्तों के रूप में छिपे थे, कुछ थाली के आकार की विषैली मकड़ियां थीं, कुछ लगभग 3 मीटर के पंखों वाले अजीब पक्षी थे, और यहाँ तक कि जमीन पर पड़ी बैलें भी साधारण लोगों से अलग नहीं लगती थीं। लेकिन पार्थ के पास आने का आभास होते ही वे जीवित हो गईं और उस पर तेजी से हमला कर दिया। अपवाद के बिना सभी गोल्डन बेल शील्ड से चूर चूर हो गए। फिर भी इसके बावजूद विभिन्न हमले लगातार सामने आते रहे। सेनापति स्तर से नीचे के क्रूर जीवों में बुद्धि की कमी होती थी। उनके लिए पार्थ जो अचानक प्रकट हुआ था केवल शिकार था। गहरे पहाड़ वास्तव में खुले मैदान की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थे। पार्थ ने अपने दिल में आह भरी। रास्ते में सामना किए गए क्रूर जीव मध्यम से उच्च स्तरीय क्रूर जीव थे, लेकिन वे इलाके का उपयोग करके इतनी अच्छी तरह से छिपते थे कि अगर कोई नाड़ी शोधन योद्धा भी सावधान न रहे तो उनके जाल में फंस सकता था। साधारण लोगों की तो बात ही क्या, अगर वह आगे बढ़ा तो कुलीन स्तर के क्रूर जीवों का सामना करना भी संभव था, या यहाँ तक कि सेनापति स्तर के क्रूर जीवों का भी। हालांकि वह कल की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। भले ही वह अब एक सेनापति स्तर के क्रूर जीव का सामना करे तो भी एक तीर ही काफी होगा। कुछ मिनट बाद पार्थ पेड़ की चोटी पर खड़ा था, दूर तक देखता हुआ। क्या वह देव वृक्ष हो सकता है? उसने अपनी आंखें चौड़ी की। आगे मध्य पहाड़ी स्थिति में जहां लगातार विशाल पेड़ एक के बाद एक कतार में थे, वहां दर्जनों मीटर के दायरे में केवल एक अकेला पेड़ खड़ा था। हाँ, आसपास कोई अन्य पेड़ नहीं थे, यहाँ तक कि जंगली घास का एक पत्ता भी नहीं। ये पूरी तरह से एक खुला मैदान था। विशालकाय पेड़ की शाखाओं पर लालटेन जैसे अंडाकार आकार के फल लटके थे। प्रत्येक तरबूज जितना बड़ा था। वही देव फल होना चाहिए, है ना? पार्थ ने खुद से फुसफुसाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आगे बढ़ा और देव वृक्ष के आसपास के खुले मैदान के किनारे पर प्रकट हुआ। पेड़ लगभग 30 मीटर ऊंचा था, लगभग 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, और उसका तना लगभग 10 मीटर व्यास का था। उसकी शाखाएं और पत्तियां फैली हुई थीं, जो नीचे की जमीन को कई 100 मीटर के दायरे में पूरी तरह से ढक रही थीं। ये कहना पड़ेगा कि पहली नज़र में ये काफी सामान्य दिखता था। हालांकि ये सब सिर्फ एक भेस था। जैसे ही कोई इसकी हमला सीमा में प्रवेश करता, जो कि खुला मैदान था, उस पर तुरंत हमला किया जाता। पार्थ ने कुछ देर सोचा और आगे कदम बढ़ाया। 1 कदम, 2 कदम, जैसे ही वह तीसरा कदम उठाने वाला था, उसका बायां पैर जमीन को छूने ही वाला था कि शू, एक पेड़ की जड़ जो एक बड़े आदमी के छोटी बांह जितनी मोटी थी, जमीन से फटकर निकल पड़ी जहां पार्थ का बायां पैर उतरने वाला था। एक भयंकर गति के साथ उसने पार्थ के बाएं पैर को छेदने का निशाना साधा। ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर को पूरी तरह से छेदना चाहती थी। पार्थ न तो टला और न ही कोई हरकत की। धमाका, टकराव के क्षण पेड़ की जड़ सीधे कई टुकड़ों में टूट गई, जमीन पर बिखर गई। शेष आधा हिस्सा तेजी से जमीन में वापस सिकुड़ गया, और अजीब बात यह थी कि जिस छेद से वह निकली थी, वह गायब हो गया। पार्थ के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। आखिरकार फल के पूरी तरह से पकने में अभी भी लगभग 20 मिनट बाकी थे। पर्याप्त समय होने के कारण बेकार बैठने के बजाय बेहतर होगा कि इसकी हमले की विधियों का पता लगाया जाए, जिससे फल पकने पर कटाई अधिक कुशल हो सके। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक और पेड़ की जड़ छोटी बांह जितनी मोटी जमीन से फटकर निकली, जो उसके पैर को निशाना बना रही थी। लेकिन परिणाम पहले वाले से अलग नहीं था। पार्थ के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसने आगे बढ़ना जारी रखा। शू शू शू, अचानक कई पेड़ की जड़ें जमीन से फटकर निकलीं, जो सभी दिशाओं से पार्थ के शरीर पर हमला कर रही थीं।
पिछली 2 जड़ों की तुलना में उनकी गति दोगुनी हो गई थी। धमाका, धमाका, धमाका। कई धीमी टक्कर की आवाजें आई क्योंकि ये जड़ें टुकड़ों में बिखर गईं। हमले की विधि वही है, लेकिन संख्या बढ़ गई है और गति तेज हो गई है। पार्थ को पिछले हमलों की याद आई। अगर कोई साधारण कुलीन स्तर का क्रूर जीव इसका सामना करता तो यह अनिश्चित होता कि वह चकमा दे पाता या नहीं। उसने आगे बढ़ना जारी रखा। शू शू शू। 10 से अधिक पेड़ की जड़ें जमीन से फटकर निकलीं। पहले की तुलना में इस बार वे और भी तेज थीं और मोटाई छोटी बांह के आकार से बढ़कर बांह के आकार की हो गई। दुर्भाग्य से परिणाम पहले वाले से अलग नहीं था। इन जड़ों को उसे नुकसान पहुंचाने में न केवल विफलता मिली, बल्कि वे उसके भीतर की सत्य सार से चूर चूर हो गईं। शेष हिस्से वापस जमीन के नीचे चले गए। ये हमला शायद एक उच्च स्तरीय कुलीन स्तर के क्रूर जीव को मार सकता है। पार्थ ने खुद से थोड़ा फुसफुसाया और आगे बढ़ना जारी रखा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, दर्जनों कदम, जिसमें दर्जनों मीटर की दूरी लगभग तय हो गई थी। फिर भी देव वृक्ष की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, शू 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 शू, सैकड़ों पेड़ की जड़ें जांघों जितनी मोटी एक ही समय में जमीन से फटकर निकलीं। प्रत्येक जड़ पर एक भयानक लाल सिरा था। इस बार उनकी गति पहले से 2 से 3 गुना तेज थी। लगभग तुरंत उस तक पहुंच गईं। उसके सीने, पीठ, सिर, बाहों, जांघों, पैरों आदि को निशाना बनाया। टैंग टैंग टैंग। टकराव की एक श्रृंखला ने चिंगारियां छोड़ी। पार्थ के आश्चर्य के लिए ये सैकड़ों पेड़ की जड़ें काफी दृढ़ थीं। गोल्डन बेल शील्ड से टकराने के बाद वे केवल पीछे हटी, टूटी नहीं। और जिस क्षण वे पीछे हटी, वे फिर से वापस आ गईं जैसे जीवित प्राणी हों। पार्थ ने तुरंत पलटाव रिबाउंड सक्रिय कौशल को सक्रिय किया। एक सफेद रोशनी की चमक उसके शरीर के ऊपर से गुजरी। कटाक, दर्जनों टूटने की आवाजें। दर्जनों जड़ें सीधे कई टुकड़ों में बिखर गईं। लेकिन अगले ही पल टूटे हुए हिस्से फिर से उगाए, बुरी तरह से वापस हमला करते हुए। हम्फ। पार्थ के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या वह उसके साथ क्षय का युद्ध, वॉर ऑफ अट्रिशन खेलना चाहता था? वह अंत तक साथ देगा। देखते हैं कि किसकी खपत तेज है, उसकी सत्य सार की या देव वृक्ष की जड़ों की। टैंग टैंग टैंग। सैकड़ों जड़ें एक साथ एक दानव नृत्य की तरह जंगली ढंग से झूल रही थीं। पार्थ एक चट्टान की तरह अडिग था, लहरों जड़ों को उस पर टकराने देता रहा। लगभग 1 मिनट के बाद सैकड़ों जड़ें एक साथ जमीन के नीचे सिकुड़ गईं। खुले मैदान से टूटे हुए हिस्से गायब हो गए, जैसे कि अभी अभी हुई हर चीज एक भ्रम थी। क्या ये खत्म हो गया? पार्थ ने चारों ओर देखा। ये कहना पड़ेगा, पेड़ ने काफी अच्छी तरह से सफाई की। इससे किसी को संदेह हो सकता है कि क्या उसमें सेनापति स्तर के क्रूर जीव जैसी बुद्धि है। ये काफी संभावित लगता है। पार्थ ने विचार किया। पिछला हमला निश्चित रूप से सबसे मजबूत कुलीन स्तर के क्रूर जीव के लिए भी घातक होगा, लेकिन उसकी विनाशकारी शक्ति सेनापति स्तर के क्रूर जीव तक नहीं पहुंची थी। कम से कम उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। क्या पेड़ में अभी भी अतिरिक्त क्षमता है? पार्थ ने देव वृक्ष को देखा। यह बहुत संभव लग रहा था। समय अभी भी उसके पक्ष में था। वह आगे बढ़ता रहा। 20 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर। पेड़ के पास पहुंचते हुए किसी भी असामान्यता का कोई संकेत नहीं था। सब कुछ शांत दिखाई दिया। कुछ ठीक नहीं है। पार्थ ने आंखें सिकोड़ी। ये चीज जरूर कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही होगी। कदम दर कदम वह तने तक पहुंच गया, फिर भी उस पर हमला नहीं किया गया। पार्थ ने सिर उठाया। उसकी आंखें सबसे नजदीकी देव फल पर पड़ी। ये पकता हुआ लग रहा था, लाल चमक रहा था और एक मीठी सुगंध छोड़ रहा था जो उसे करीब आने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। पार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। सुगंध समस्याग्रस्त लग रही थी, जो किसी की आत्मा को प्रभावित करने में सक्षम थी। यही है। पार्थ मुस्कुराया। मेघा की बहन के अनुसार देव फल तोड़ना आसान नहीं था। देव वृक्ष फल को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके किसी की आत्मा को प्रभावित कर सकता था और यहां तक कि मतिभ्रम भी पैदा कर सकता था, जिसके दौरान यह एक चुपके से हमला करता था। केवल मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले ही जाल में फंसने से बच सकते थे। तो क्या ये तब हमला करने की योजना बना रहा है जब मैं फल तोड़ूं? पार्थ ने विचार किया। अगर उसका अनुमान सही था तो इस हमले की तीव्रता अब तक की सबसे मजबूत होगी। इसे न तोड़ने से ये सब टल जाता, लेकिन वह यहाँ फल के लिए आया था। जिस तरह से पेड़ ने पहले युद्ध के मैदान की सफाई की, उस पर विचार करते हुए ये स्पष्ट था कि उसमें बुद्धि थी। यह एक खुली योजना थी। सुरक्षित रहने के लिए अभी के लिए रहस्य बनाए रखते हैं। पार्थ रुक गया। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा था कि वह आसानी से भ्रम में नहीं फंसेगा। अगर वह फंस भी जाता है तो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने पर एक उच्च स्तरीय सेनापति स्तर के क्रूर जीव के बराबर रक्षा के साथ पेड़ शायद उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी चिंता ये थी कि फल के परिपक्व होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। अगर वह जल्दबाजी करता है और देव वृक्ष उससे निपट नहीं पाता है तो ये तरकीबों का सहारा ले सकता है। उदाहरण के लिए, फल के परिपक्व होने में देरी करना या उसे नष्ट कर देना। पहले विचार में यह अजीब लगा। एक पेड़ इतना सोचेगा। वह इंसान नहीं था, लेकिन आगे सोचने पर क्या फल शिकार को आकर्षित करने के लिए चारा नहीं था? यदि शिकार बहुत मजबूत हो तो क्या शिकारी अपने नुकसान को रोक नहीं देगा? इसलिए सावधानी बरतते हुए पार्थ ने अभी यह सब प्रकट न करने का फैसला किया। वह वापस खुले मैदान के किनारे पर चला गया और समय देखा। 15 मिनट बाकी थे। 15 मिनट। पार्थ ने चारों ओर देखा। उम्मीद है कोई आकर बाधा नहीं डालेगा। इसी समय दर्जनों मील दूर एक पहाड़ी जंगल में एक मोटा आदमी, जिसका चेहरा गोल था और पीठ पर एक लंबी चाकू थी, एक बेल से फल तोड़ने के लिए नीचे झुका हुआ था। फल केवल अंगूठे के नाखून के आकार के थे, पूरी तरह से पीले और एक हल्की सुगंध छोड़ रहे थे। मोटे आदमी की हरकतें बहुत कोमल थीं, मानो वह अपनी प्रेमिका का इलाज कर रहा हो।
उसने सावधानी से प्रत्येक पीले फल को तोड़ा और धीरे धीरे उन्हें अपने बाएं हाथ के बक्से में रखा। उसके बगल में 3 और लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला। एक पुरुष और महिला ने तलवारें और चाकू पकड़ी हुई थी, पीठ से पीठ लगाकर खड़े थे और सतर्कता से अपने आसपास की जांच कर रहे थे। तीनों 30 के दशक के शुरुआती दौर के लग रहे थे। दूसरा व्यक्ति अपने बालों के भूरे होने के कारण बड़ा दिखाई देता था, लेकिन करीब से देखने पर उसका चेहरा भी 30 या 40 के दशक का लग रहा था। अन्य 2 के विपरीत इस आदमी की नज़र दूर की ओर थी। अगर पार्थ यहाँ होता तो वह ये जानकर चौंक जाता कि जिस दिशा में यह आदमी देख रहा था वह ठीक वही स्थान था जहाँ पार्थ इस समय था। थोड़ी देर बाद मोटे आदमी ने आखिरी फल तोड़ा, उसे सावधानी से बक्से में रखा, फिर धीरे से उसे बंद कर दिया। तभी उसने गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर मुस्कुराया। आखिरकार हो गया, न तो बहुत अधिक न ही बहुत कम, कुल 20 पीत पुष्प फल। ये सुनकर सतर्क पुरुष और महिला ने एक दूसरे को देखा और साथ ही राहत की सांस ली। महिला के चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, एक पीत पुष्प फल 1 महीने के लिए सत्यसार को बढ़ावा दे सकता है। उनमें से 20 का मतलब 20 महीने का सत्यसार। ये सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। चारू, तुम्हारी गणना में कुछ भी गलत नहीं है, मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये फल अन्य प्रकार के स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की तरह पहली खपत पर सबसे अधिक प्रभावी होते हैं और बाद के उपयोगों के साथ उनके प्रभाव कम हो जाते हैं। सही है, दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, इन सभी पीत पुष्प फलों का उपयोग एक ही व्यक्ति पर करना बर्बादी होगी। हम में से प्रत्येक को 2 लेने चाहिए और बाकी को योगदान बिंदुओं के लिए मुख्यालय को सौंप देंगे। आपका क्या विचार है अध्यक्ष महोदय? जैसे ही ये शब्द गिरे, तीनों ने अपनी नजरें भूरे बालों वाले आदमी की ओर मोड़ दी। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया और कहा, इस बिंदु पर अधिक पीत पुष्प फलों का उपभोग करने से मुझे मदद नहीं मिलती। तुम में से प्रत्येक 3 ले लो और बाकी मुख्यालय को सौंप दिए जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर खुशी स्पष्ट थी। हाँ अध्यक्ष महोदय, आप हमेशा हमारे लिए इतने अच्छे होते हैं। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, आपके बिना हम इस जगह को नहीं ढूंढ पाते। एक भी पाने की तो बात ही क्या, 20 तो बहुत दूर की बात है। ठीक कहा अध्यक्ष महोदय, आप वास्तव में हमारे गंगासागर उपक्षेत्रीय मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की आधारशिला हैं। आपका सम्राट का आभास कौशल पूर्णता के लिए परिष्कृत है। इन वर्षों में मुख्यालय में 80% से अधिक स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की खोज आपके द्वारा की गई। तीनों ने बारी बारी से प्रशंसा की। प्रशंसा के शब्द उमड़ पड़े। तुम लोग, ये यही समय है और तुम लोग अभी भी ये सब कह रहे हो? सिद्धार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। अध्यक्ष महोदय, हम बस तथ्य बता रहे हैं। चारू ने आंख झपकाए। सिद्धार्थ ने हल्के से खांसा और कहा, वास्तव में मुख्यालय में अधिकांश स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने मेरे द्वारा खोजे गए थे, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना पूरी तरह से मेरा प्रयास नहीं था। उदाहरण के लिए, अभी अभी के 20 पीत पुष्प फल तुम्हारे द्वारा तोड़े गए। अध्यक्ष महोदय, आप हमें चापलूसी दे रहे हैं। मोटे आदमी अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी शक्ति सत्यसार स्तर में है, जबकि हम केवल नाड़ी शोधन स्तर के अंतिम चरण में हैं। आप हमारे बिना भी उन्हें इकट्ठा कर सकते थे। ठीक कहा अध्यक्ष महोदय, इन दिनों आपके हमें चारों ओर ले जाने के लिए धन्यवाद। हमारी फसल क्रूर जीवों का शिकार करने से कहीं अधिक हो गई है। सब सम्राट का आभास कौशल की बदौलत। समूह ने फिर से उसकी प्रशंसा की। सिद्धार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वास्तव में वह मुख्यालय में अकेला था जिसने सफलतापूर्वक सम्राट का आभास कौशल का अभ्यास किया था। ये कौशल उसे विभिन्न स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने के स्थानों की पहचान करने में सक्षम बनाता था। आभा जितनी मजबूत होती, वे उतने ही अधिक कीमती होते। इस कौशल का उपयोग करते हुए उसने अपनी टीम को पहाड़ों के माध्यम से नेतृत्व किया, अनगिनत खजाने एकत्र किए। निश्चित रूप से ये हमेशा आसान नहीं रहा, क्योंकि खजाने जितने अधिक कीमती होते थे, आसपास के क्रूर जीव उतने ही मजबूत होते थे। कई बार उसने खजाने पहुंच के भीतर होने के बावजूद पीछे हटना चुना। बाहरी लोगों के लिए ये सरल लगा, कुछ शीर्ष स्तरीय खजाने उससे बच गए, लेकिन समय के साथ बहुत सारे द्वितीय श्रेणी के खजाने जमा हो गए, जिससे वह मजबूत हुआ। वास्तव में यह इतना आदर्श नहीं था, इसलिए नहीं कि सम्राट का आभास कौशल शानदार नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने एक अवशेष और सुरक्षात्मक संस्करण का अभ्यास किया था जो पूर्ण नहीं था। भले ही सफल हो, यह पूर्ण संस्करण की तुलना में कम था। उदाहरण के लिए, उसमें सबसे मजबूत भविष्य कहने वाला पहलू की कमी थी, और कौशल का अत्यधिक उपयोग उसकी आदिम ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता था और यहां तक कि उसकी जीवनकाल को भी छोटा कर सकता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह केवल 40 वर्ष का होने के बावजूद उसके बाल क्यों भूरे हो रहे थे। इसलिए हर बार जब वह किसी टीम को बाहर ले जाता था, लौटने पर उसे अगली कार्रवाई से पहले 1 या 2 महीने के ठीक होने की जरूरत होती थी। ये सोचते हुए वह अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। काश उसका सम्राट का आभास कौशल पूरा होता। दुर्भाग्य से जागृत संघ के पास इन सभी वर्षों के बाद भी पूर्ण संस्करण नहीं था। अध्यक्ष महोदय, हमने यहाँ के सभी खजाने एकत्र कर लिए हैं। आगे क्या? मोटे आदमी अरुण ने अपनी जीभ चाटी, प्रत्याशा से भरा हुआ। अन्य 2 ने भी वही उत्साह साझा किया। सिद्धार्थ ने अपना सिर घुमाया, पार्थ की दिशा में देखते हुए। उसने माथे पर बल डाला, उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव था। दरअसल उसने 10 दिन पहले कुछ देखा था, वहां खजाने के उभरने का आभास हुआ था। लेकिन एक चिंता यह थी कि वहां की आभा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। यह स्वाभाविक रूप से अच्छा था क्योंकि यह महत्वपूर्ण खजाने का संकेत देता था, लेकिन बुरा भी था क्योंकि मजबूत क्रूर जीव निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस प्रकार वह हिचकिचाया। अध्यक्ष महोदय, क्या वहां भी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने उभर रहे हैं? चारू ने समझदारी से पूछा। हाँ, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, कहा, चलो उस दिशा में चलते हैं। वहां भी खजाने हैं। तीनों ने पश्चिम की ओर देखा, फिर उस दिशा में नजर डाली जहां सिद्धार्थ देख रहा था।
अध्यक्ष महोदय, मोटा आदमी अरुण खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या दक्षिण में भी खजाने हैं? हाँ। सिद्धार्थ ने उस पर नजर डाली, फिर दूसरे दो को देखा, कहा, वहां के खजाने असाधारण हैं। अगर ये पीत पुष्प फल मुझे जुगनुओं की चमक जैसा महसूस होते हैं, तो वहां जलती हुई मोमबत्ती जैसा महसूस होता है। ये सुनकर तीनों ने अनजाने में निगल लिया। हे भगवान, अंतर बहुत बड़ा था, है ना? जुगनुओं की फीकी चमक जलती हुई मोमबत्ती से कैसे तुलना कर सकती है? हालांकि वे आवेगी नहीं थे, वे गहराई से समझते थे कि बड़े पुरस्कारों के साथ बड़े जोखिम भी आते हैं। अध्यक्ष महोदय, चारू ने धीरे से पूछा, क्या आपको वहां पहरा दे रहे किसी शक्तिशाली क्रूर जीव का आभास हुआ? अध्यक्ष का सम्राट का आभास कौशल न केवल खजाने ढूंढ सकता था, बल्कि क्रूर जीवों की आभा को भी महसूस कर सकता था। इससे उन्हें बहुत परेशानी से बचने में मदद मिली थी। अभी तक नहीं। सिद्धार्थ ने फिर से महसूस किया, सिर हिलाया। मानव आभाएं भी मौजूद नहीं थीं। अध्यक्ष महोदय, मोटे आदमी अरुण ने क्षण भर के लिए संकोच किया, फिर बोला, चूंकि अभी तक किसी क्रूर जीव की आभा नहीं है, तो क्यों न हम जाकर एक नजर डालें, देखें कि यह किस तरह का खजाना है। अगर हम इसे पा सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे, अगर नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। हम वैसे भी बस कुछ समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर यह संभव है तो हम अवसर का लाभ उठाएंगे। हाँ अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अरुण सही कह रहा है। चलो जाकर एक नजर डालते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराया। सिद्धार्थ ने रुचि दिखाई। ठीक है, ये समझ में आता था। सबसे पहले वहां की आभा असाधारण थी, पिछले खजानों की तुलना में मजबूत, जिसने उसकी जिज्ञासा और इच्छा को जगाया। दूसरा, आसपास किसी भी क्रूर जीव की आभा न होने का मतलब यह हो सकता है कि उन्होंने अभी तक इसकी खोज नहीं की है। अगर ऐसा है तो यह एक उपयुक्त क्षण था। ठीक है, चलो इसकी जांच करते हैं। सावधान रहना, उसने कहा। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम सावधान रहेंगे। निश्चिंत रहें अध्यक्ष महोदय, क्रूर जीवों का सामना होने पर हम समझदारी से काम लेंगे। हाँ अध्यक्ष महोदय, हम आपके कहे अनुसार ही चले हैं। चारू मुस्कुराए। सिद्धार्थ भी मुस्कुराया। अच्छा तो चलो इसकी जांच करते हैं। ये कहकर वह एक तीर की तरह तेजी से निकल गया। तीनों ने तेजी से उसका पीछा किया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वे गुजरे, मध्यम से उच्च स्तरीय क्रूर जीव जान बचाने के लिए भागते हुए सभी दिशाओं में भाग गए। इस बीच दूसरी दिशा में 6 लोगों का एक समूह भी पार्थ के स्थान की ओर देख रहा था। उनमें से आधे ने हथियार पकड़े हुए थे, बाकी आधे नंगे हाथ थे, जो अजीब लग रहे थे। क्या वही देव वृक्ष का स्थान है? नेता ने फुसफुसाया। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले जांच की थी। लगभग 10 मिनट में ये परिपक्व हो जाना चाहिए। 12 देव फल हम सभी के लिए पर्याप्त हैं। भले ही उनका उपभोग न किया जाए, एक को अभी भी 50,000 योगदान बिंदुओं में बेचा जा सकता है। हालांकि हमें सतर्क रहना चाहिए। एक भी देव फल कई कुलीन स्तर के क्रूर जीवों को आकर्षित कर सकता है। हाँ, हम 6 लोगों में से मयंक भाई और प्रणव भाई भी स्तर के जागृत हैं। हम बाकी सी स्तर के जागृत हैं। चाहे कितने भी कुलीन स्तर के क्रूर जीव आ जाएं, परिणाम वही होगा। किसी ने लापरवाही से कहा। हालांकि उम्मीद है कि यह सेनापति स्तर के क्रूर जीव न हो। आखिरकार यह 12 देव फल हैं। किसी के शब्दों ने अचानक वातावरण में शांति ला दी। देव फल अभिजात वर्ग के प्रचंड जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उनका प्रभाव कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों पर भी बहुत अधिक था। वे केवल 1 या 2 फलों की परवाह नहीं करते, पर कई 10 से भी ज्यादा फल, यह एक अलग बात थी। ठीक वैसे ही जैसे वहां मौजूद 2 20 स्तरीय सचेतक बी लेवल अवेकनर्स भी इसी कारण वहां खींचे चले आए थे। हम एक ठंडी फुसकार ने शांति भंग कर दी। एक मजबूत सीना वाला हट्टा कट्टा आदमी, विजय, गर्जा, हम यहाँ हैं, फिर भी हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा अगर 1 या 2 कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर आ भी गए तो क्या? ये सच है। नेता सौरभ हेलोंग ने भी अपने होंठ सिकोड़े। अगर 2 कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर भी आ गए तो विजय भाई और मैं उन्हें रोक लेंगे। इस बीच देव फल तोड़ना तुम्हारा काम है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? बाकी 4 सी स्तरीय सचेतकों सी लेवल अवेकनर्स ने एक दूसरे को देखा। सौरभ भाई, चिंता मत करो। अगर हम ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाए तो हमारे लिए किसी काम के नहीं। निश्चित रूप से अगर 2 कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर आते हैं तो देव फल तोड़ने का काम हम पर छोड़ दो। कुछ लोग जल्दी से आश्वासन देने लगे। उन्होंने खुद को सौरभ हेलों की जगह पर रखा। वे भी बोझ के एक समूह को पीछे नहीं घसीटना चाहते थे। बेशक देव फल तोड़ना आसान नहीं था, उसके पास फटकना भी एक बड़ा जोखिम था। इसलिए वे इस बार पूरी तरह से तैयार थे। हम सौरभ हेलोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यह सबसे बुरी स्थिति थी। दुनिया में ऐसे संयोग कितनी बार होते हैं। अगर एक कमांडर स्तर का प्रचंड जानवर आता है तो वह और विजय मिलकर उसे मार भी सकते थे और अधिक सामग्री वापस ला सकते थे। चलो, उन देव फलों के पकने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने उत्सुकता से जवाब दिया। उनकी आंखें उत्साह से भरी थीं। देव फल के लिए उन्होंने देवगढ़ जूलॉन्ग सिटी से यहाँ तक का लंबा सफर तय किया था। निश्चित रूप से एक भी फल मिल जाए तो यात्रा सफल हो जाएगी। इसके अलावा 2 20 स्तरीय सचेतकों की उपस्थिति से इस बार उन्हें कुछ हासिल होने की उम्मीद थी। कोई इस जगह के पास आ रहा है। पार्थ के कान फड़के, उसकी नजर पश्चिम की ओर घूमी। पहाड़ी जंगल में कई आकृतियां तेजी से इस ओर बढ़ रही थीं। पार्थ तुरंत माथे पर बल डाला। वह जिस स्थिति से बचना चाहता था वह अभी भी सामने आ रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उन्होंने इस जगह को कैसे खोजा, इस पर विचार करना अब व्यर्थ था। एक विचार के साथ उसने सीधे दिव्य प्रतिक्रिया सेलेस्टियल रिस्पॉन्स को सक्रिय किया। दूरी ज्यादा नहीं थी। कुल 4 आभाएं, 3 कमजोर, सबसे मजबूत एक अगुवाई कर रहा है। वह खुद से बुदबुदाया। यहां तक कि सबसे मजबूत भी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उम्मीद है कि जब वे आएंगे तो उन्हें समझदारी होगी।
पार्थ ने सिर हिलाया। उसने सभी 12 देव फल प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, एक भी छोड़ने का सवाल ही नहीं था। जैसे ही वह ये सोच रहा था, वे आकृतियां आ चुकी थीं, 4 लोगों का एक समूह। ये देव वृक्ष है, किसी ने उत्साहित होकर चिल्लाया। अध्यक्ष, ये देव वृक्ष है। देव वृक्ष। गोल चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी बलराज ने खुशी से चिल्लाया, हे भगवान, यहाँ सचमुच एक देव वृक्ष है। 1 2 3 4 10 11 12 12 देव फल। एक और उत्साहित आवाज गूंजी। उन चारों में केवल हेमंत शेंसी चुप रहा। दरअसल हेमंत भी अंदर से बहुत खुश था। कोई आश्चर्य नहीं, पहले यहाँ की आभा इतनी मजबूत क्यों थी। पता चला कि देव फल पकने ही वाला था, और सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 12। अध्यक्ष, हम अमीर हो गए। गोल चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी मुड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर सचेतकों के लिए महत्वपूर्ण थी। ये युद्ध कलाकारों, मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए भी आवश्यक थी। युद्ध कलाकारों में मजबूत इच्छा शक्ति होती है, लेकिन वह सामान्य लोगों की तुलना में सीमित होती है, जिसके लिए आध्यात्मिक शक्ति, जादुई तकनीकों की खेती की आवश्यकता होती है, जो बेहद कठिन थी। एक देव फल का सेवन करने से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि हो सकती थी, जिससे खेती अधिक प्रभावी होती थी। अभी इतना उत्साहित मत हो। हेमंत ने बोलना शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह दूर एक आकृति को घूर रहा था। विक्रम, चाओयान और बाकी 2 ने उसकी नजर का पीछा किया और वे भी दंग रह गए। पार्थ कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ा था, शांति से उन्हें देख रहा था, उनके मूल के बारे में सोच रहा था। उनके हथियारों को देखते हुए वे युद्ध कलाकार लग रहे थे। जो यहाँ दिखाई दे रहे थे वे अंबिका नगर युद्ध कला संघ, अंशन सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से संबंधित होने चाहिए, है ना? हालांकि एक छोटी सी संभावना थी कि वे किसी अन्य उपजिले से हो सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना कम थी। अगर युद्ध कला संघ के अध्यक्ष शीटाओ भी आ रहे होते तो भी पार्थ इन देव फलों को नहीं सौंपता। हेमंत और उसके साथियों ने चुपचाप अजीब तरह से कपड़े पहने इस आदमी को देखा। उसने एक मुखौटा पहना था, हाथ में एक धनुष और तीर। एक युद्ध कलाकार या एक सचेतक? क्या वह अभी अभी आया है या वह शुरू से यही था? विक्रम ने चुपचाप पूछा, असहज दिख रहा था। अगर यह अजीब आदमी शुरू से यही था तो क्या उसने उनकी पिछली सभी हरकतों को देखा? मुझे नहीं, पक्का नहीं। गोल चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, शायद अभी अभी आया है। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और फिर अध्यक्ष ने उसे देखा, इसलिए मैंने भी उसे देखा, समूह के एक अन्य सदस्य ने अजीब तरह से कहा। हेमंत आंखें फाड़े हुए, ऐसा दिख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यहाँ आते समय शक्तिशाली प्रचंड जानवरों के साथ मुठभेड़ के डर से वह लगातार इस जगह की आभा को महसूस कर रहा था। कोई प्रचंड जानवर नहीं था और कोई इंसान भी नहीं, लेकिन अंत में जब वह पहुंचा तो उसने एक व्यक्ति को वहां खड़ा पाया। क्या मैंने कुछ नजरअंदाज कर दिया या वह हमेशा यही था और मैं उसे महसूस नहीं कर सका? हेमंत को ठंडा पसीना आ गया। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि बाद वाली संभावना अधिक थी, क्योंकि जंगल में खतरा हर जगह छिपा होता है। वह कैसे लापरवाह होने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन अगर यह सच था तो परिणाम और भी भयानक था। वह कौन हो सकता था जो उसे अपनी उपस्थिति महसूस करने से रोक सके? 1 मिनट के भीतर यहाँ से चले जाओ। उसी क्षण मुखौटे के नीचे से एक ठंडी आवाज आई। जैसे ही शब्द गिरे, विक्रम और अन्य 2 दंग रह गए। ऐसा लगा जैसे वे प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। मुझे एक ही बात 2 बार कहना पसंद नहीं है। पार्थ ने माथे पर बल डाला, उसकी आवाज और अधीर हो गई। विक्रम और अन्य 2 ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों में एक साथ गुस्से की लहर उठी। दोस्त, तुम चाहते हो कि हम 1 मिनट के भीतर यहाँ से चले जाएं? किस आधार पर? गोल चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी ने पार्थ को घूर कर देखा। उसने अपने दाहिने हाथ से चाकू के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। हाँ, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने, हेवनली मटीरियल्स एंड अर्थली ट्रेजर्स योग्य के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं जहाँ पहले आओ पहले पाओ होता है। और क्या हो सकता है कि तुम हमसे बहुत पहले नहीं आए हो? दूसरे आदमी ने बोला, पीछे हटने को तैयार नहीं था। हालांकि वे इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि का आकलन नहीं कर सके, इतनी बड़ी चीजें उनके सामने थीं। अगर उन्होंने बिना कोशिश किए हार मान ली तो उन्हें जीवन भर पछतावा रहेगा। तुमने पहले ही कारण बता दिया है ना? पार्थ ने आखिरी बोलने वाले आदमी को देखा और कहा, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने योग्य के होते हैं। मैं तुम सबसे मजबूत हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये देव फल मुझे मिलते हैं, है ना? तुम हमसे ज्यादा मजबूत हो। ये सुनकर आदमी ने उपहास किया। दूर से लंबी दूरी के निशानेबाज निश्चित रूप से परेशानी वाले होते हैं, लेकिन अभी उनके जुड़वां चाकू इतने करीब थे और वे संख्या में उससे ज्यादा थे। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो किस पक्ष को फायदा होगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? अहम। उसी क्षण एक हल्की खांसी ने उसके शब्दों को काट दिया। हेमंत थोड़ा मुस्कुराया और कहा, दोस्त, हम अंबिका नगर युद्ध कला संघ से हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन हो? अभी उसने फिर से सम्राट के आभा अवलोकन कौशल, एम्परर्स की ऑब्जर्वेशन स्किल का उपयोग करके महसूस किया। वह परिणाम से चौंक गया, क्योंकि उसकी धारणा में केवल विक्रम और अन्य 2 थे, खुद को छोड़कर कोई चौथा व्यक्ति नहीं था। वास्तव में ये नकाबपोश व्यक्ति उसके ठीक सामने खड़ा था, एक नज़र में दिखाई दे रहा था। ईमानदारी से ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस स्थिति के होने के केवल 2 ही स्पष्टीकरण थे। एक ये कि इस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति उसकी तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए वह उसे महसूस करने में असमर्थ था। दूसरा ये कि उसने अपनी आभा को छिपाने के लिए युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स या प्रासंगिक महाशक्तियों, सुपर पावर्स को जागृत किया था। दोनों में से कोई भी स्पष्टीकरण ये साबित करता था कि इस व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए। उनकी संख्या के बावजूद अगर संघर्ष छिड़ता है तो परिणाम अप्रत्याशित था।
लेकिन बावजूद इसके वह अभी भी अंबिकानगर युद्ध कला संघ का उपाध्यक्ष था और मुख्यालय में कुछ सत्य स्तर ट्रू एसेंस रेल्म के युद्ध कलाकारों में से एक था। दूसरे पक्ष के सिर्फ एक वाक्य के कारण पीछे हटना बहुत अनुचित था, है ना? मुख्य बात यह थी कि 12 देव फल उनके ठीक सामने थे। अंबिकानगर युद्ध कला संघ के लोग। पार्थ ने एक भौं उठाई। तो वे सचमुच युद्ध कला संघ से थे। निश्चित रूप से। हेमंत ने एक अवसर देखा। उसकी मुस्कान और भी व्यापक हो गई। मैं हेमंत हूं, अंबिकानगर युद्ध कला संघ का उपाध्यक्ष। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम पुष्टि के लिए आसपास किसी को भी बुला सकते हो। मैं समझ गया, पार्थ ने शांति से जवाब दिया, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम, गोल चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी और अन्य ये सुनकर आग बबूला हो गए। अध्यक्ष बस अच्छे स्वभाव का था और यह आदमी सच में सोचता है कि वह कुछ है। अहम। हेमंत ने जल्दी से खांसी ली, दूसरों को चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर उनके गुस्से के बावजूद गोल चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी और अन्य अनिच्छा से मान गए, लेकिन पार्थ की ओर उनकी नजरें अवज्ञा से भरी थीं। दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम भी देव फल के लिए यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि देव वृक्ष से निपटना कितना मुश्किल है ना? हेमंत मुस्कुराया। अभिजात वर्ग के प्रचंड जानवरों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर भी मौत और चोट का जोखिम उठाते हैं। ऐसा लगता है कि ये देव फल पकने वाले हैं। अगर तुम बाद में उन्हें लापरवाही से तोड़ने की कोशिश करते हो तो ये बेहद खतरनाक होगा। सहयोग करने के बारे में क्या विचार है? मना करने की जल्दी मत करो, बस मेरी बात सुनो। सहयोग का तरीका सरल है। एक व्यक्ति देव वृक्ष के वार को भटकाता है, जबकि दूसरा देव फल तोड़ने का फायदा उठाता है। प्रत्येक तोड़ाई के बाद हम बारी बारी से करेंगे, कैसा रहेगा? ये सुनकर विक्रम और अन्य दो ने एक दूसरे को देखा। प्रत्येक तोड़ाई के बाद बारी बारी से, इसका मतलब है 12 देव फलों में से उन्हें केवल आधा ही मिलेगा। ये बहुत अनुचित था, है ना? तुम अभी भी नहीं समझे कि मेरा क्या मतलब है ना? पार्थ ने धीरे से आह भरी। ईमानदारी से, अगर वे अंबिकानगर युद्ध कला संघ से नहीं होते तो वह अब तक कार्रवाई कर चुका होता। आखिरकार वह भी अंबिकानगर युद्ध कला संघ से संबंधित था और उसे संघ से काफी मदद मिली थी। लेकिन इन लोगों को पहचानना असंभव था। दोस्त, हेमंत का चेहरा तुरंत बदल गया। उसमें धमकी भरा लहजा था। देव फल को आधा आधा बांटना हमारी सबसे बड़ी रियायत है। तुम देख ही सकते हो, हम 4 हैं और तुम अकेले, है ना? ठीक जैसे ही पार्थ जवाब देने वाला था, उसने अचानक माथे पर बल डाला और पूर्व की ओर देखा। कई आकृतियां तेजी से उनकी ओर आ रही थीं। और लोग आ रहे हैं। विक्रम की आंखें सदमे में फैल गईं। उन्होंने अध्यक्ष के सम्राट के आभा अवलोकन कौशल की बदौलत इस जगह को खोजा था। हैरानी की बात है, अन्य लोग पहले से ही यहाँ थे और अब और भी लोग आ रहे थे। धिक्कार है। गोल चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी और दूसरे के चेहरे का भाव गहरा हो गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वे कई देव फल तोड़ सकते हैं, लेकिन अब तो संदेह था कि क्या हर किसी को एक भी मिलेगा। पलक झपकते ही पूर्व से कई आकृतियां पार्थ और अन्य के सामने दिखाई दी। कोई पहले आ चुका है। दिलचस्प। हट्टा कट्टा विजय पे योंग दोनों समूहों का सर्वेक्षण किया। उसकी नजर हेमंत पर पड़ी। उसके मुंह के कोने चिढ़ाने वाले लहजे में उठ गए। यो, क्या यह अध्यक्ष हेमंत नहीं है? क्या संयोग है? निश्चित रूप से। सौरभ हेलोंग टैंकियांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने देव वृक्ष को देखा। अध्यक्ष हेमंत, तुम इन देव फलों के लिए यहाँ नहीं आए होगे, है ना? एक झटके में सबकी नजरें हेमंत पर टिक गईं। हेमंत ने अनिच्छा से मुस्कुराया। तुमने सही अनुमान लगाया, हम सचमुच देव फलों के लिए यहाँ हैं। बोलने के बाद उसने घबराकर अपने होंठ चाटे। वह दोनों वक्ताओं को जानता था। देवगढ़ सचेतक संघ, जैंगनन सिटी अवेकेंड एसोसिएशन के 20 स्तरीय सचेतकों के बीच प्रसिद्ध। प्रत्येक ने साधारण कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को मारने का रिकॉर्ड बनाया था। तुलना में वह बहुत कमजोर था, केवल कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों से भागने में सक्षम था। इसके अलावा हाल के वर्षों में सचेतक संघ और अंबिकानगर युद्ध कला संघ के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, लगभग खुले तौर पर संघर्ष कर रहे थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में इन लोगों का सामना होने से हेमंत अत्यंत उदास हो गया। उसके पीछे पहले से अवज्ञाकारी गोल चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी और अन्य दो अब निराश महसूस कर रहे थे। आखिरकार अध्यक्ष एक सत्यसार स्तर का युद्ध कलाकार था, यहाँ तक कि वह भी उनका सम्मान करता था। ये नाड़ी शोधन स्तर मरीडियन रिफाइनिंग रेल्म के युद्ध कलाकार किस गिनती में थे? लगता है आज उन्हें इन देव फलों से हाथ धोना पड़ेगा। अध्यक्ष हेमंत निश्चित रूप से खुलकर बोलते हैं। अच्छा, विजय ने सिर हिलाया। तो मैं भी सीधी बात करता हूँ। हम ये सभी देव फल चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो अपने लोगों को लेकर चले जाओ। कैसा रहेगा अध्यक्ष हेमंत? मैदान शांत था और सबकी निगाहें हेमंत पर टिकी थीं। विजय और सौरभ हेलोंग, ये दोनों 20 स्तरीय सचेतक, दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था जो एक मजाकिया मुस्कान दिखा रहा था। उनके पीछे 4 स्तरीय सचेतकों ने अपनी आंखों में अलग अलग मात्रा में अवमानना दिखाई। विक्रम के नेतृत्व वाले 3 नाड़ी शोधन स्तर के युद्ध कलाकार फूले हुए चेहरे के साथ जमीन को देख रहे थे। काश उन्हें छिपने के लिए कोई दरार मिल जाती। अगर उन्हें पता होता कि वे इन लोगों से मिलेंगे तो वे पहली जगह यहाँ आते ही नहीं। पार्थ किनारे पर चुपचाप देख रहा था। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो इन कुछ युद्ध कलाकारों को भगाने के बाद सचेतकों का समूह उसे भगाने आएगा। हेमंत का चेहरा पहले नीला और फिर सफेद हो गया। मुख्यालय के उपाध्यक्ष के रूप में केवल कुछ शब्दों से पीछे हटने के लिए मनाना वास्तव में बेहद शर्मनाक था। इसके अलावा उसके सामने इस देव वृक्ष पर 12 देव फल थे। उन्हें चूकने पर वह वास्तव में अनिच्छुक महसूस कर रहा था। विजय भाई, जैसा कि वे कहते हैं, ढूंढने वाले का होता है। हमने इस देव वृक्ष को आपसे भी पहले खोजा था, है ना? उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और जारी रखा। तुम जानते हो, देव फल तोड़ना आसान नहीं है। हम इस पर सहयोग क्यों नहीं करते? विक्रम और अन्य 3 ने यह सुनकर आश्चर्य में सिर उठाया।
सहयोग, क्या ये काम कर सकता है? विजय की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से ठंडा हो गया। अध्यक्ष हेमंत, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत विनम्र रहा हूं, जिससे अवास्तविक कल्पनाएं पैदा हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैं चीजों को स्पष्ट कर दूं। अध्यक्ष हेमंत, तुम्हें अपने लोगों के साथ तुरंत यहां से निकलना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। जैसे ही शब्द गिरे, उनके आसपास का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। उनके बगल में सौरभ हेलोंग ने अपनी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई। अगर अंबिका नगर युद्ध कला संघ के अध्यक्ष शिताओ यहाँ होते तो वे वास्तव में सतर्क हो सकते थे और सहयोग के लिए सहमत हो सकते थे। लेकिन ये हेमंत कौन था जो किसी सम्मान का हकदार हो? हेमंत को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। संख्या के मामले में दूसरे पक्ष को फायदा था। जहां तक उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति की बात है, वह विजय या सौरभ हेलोंग में से किसी एक के खिलाफ भी संघर्ष करेगा। अकेले दोनों का एक साथ सामना करना तो दूर की बात थी। स्थिति इतनी स्पष्ट होने के कारण उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही पकने वाले देव फलों पर एक जटिल नजर डालते हुए हेमंत ने गहरी सांस ली, अपनी अनिच्छा को दबाया और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपने लोगों को लेकर चला जाता हूँ। ये सही चुनाव है। विजय की मुस्कान फिर से दिखाई दी। अध्यक्ष हेमंत, अगर तुम ये पहले कह देते तो ये सारी परेशानी नहीं होती, सौरभ हेलोंग ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में तुमने सबका समय बर्बाद किया है। अध्यक्ष हेमंत, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हम तुम्हें विदा नहीं करेंगे। वापस जाते समय सावधान रहना। हा। उनके पीछे के स्तरीय सचेतकों ने भी उपहास किया। चलो चलते हैं, हेमंत ने धीरे से कहा। कुछ मायनों में यह अपेक्षित था, उसे पहले भी ऐसी ही स्थितियों में हार माननी पड़ी थी। विक्रम और अन्य ने अपने सिर झुकाए, निराश दिख रहे थे। लेकिन किसी ने दूर पार्थ को देखा। तुरंत विजय और अन्य ने अपनी नजर पार्थ की ओर मोड़ दी। दोस्त, यह मत सोचना कि मैं अभी सिर्फ अध्यक्ष हेमंत और उसके आदमियों से बात कर रहा था, विजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उनके सामने वाला व्यक्ति अजीब तरह से कपड़े पहने हुए था और उसके बाएं हाथ में एक धनुष था। आजकल कोई धनुष का उपयोग करता था, ये दुर्लभ था, लेकिन उसने अंबिका नगर युद्ध कला संघ से हेमंत और अन्य को गंभीरता से नहीं लिया। इस अकेले व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? पार्थ ने पूछा। तुम क्या सोचते हो? विजय ने जवाब दिया, उसे एक बेवकूफ की तरह देख रहा था। दोस्त, विजय भाई को खुद को दोहराना पसंद नहीं है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए। वास्तव में ठीक उनकी तरह। किसी ने हेमंत के समूह की ओर इशारा किया। ये सुनकर हेमंत और उसकी टीम ने अपने कदम रोक दिए और थोड़ा मुड़े। वे भी जानते थे कि इस व्यक्ति को निश्चित रूप से उनकी तरह भगा दिया जाएगा। इसे कैसे कहा जाए, वे बस सुनिश्चित होना चाहते थे। क्या ऐसा है? क्या संयोग है? पार्थ हंसा। मैं भी चाहता हूं कि तुम लोग चले जाओ। अचानक माहौल शांत हो गया। हेमंत और उसका समूह दंग रह गया, पार्थ को घूर कर देख रहा था। क्या इस धनुष वाले आदमी ने अभी अभी कहा? वह चाहता था कि विजय और उसके लोग चले जाएं। क्या मजाक है? वे देवगढ़ सचेतक संघ से थे। वे 1 के मुकाबले 6 थे। इस आदमी को यह आत्मविश्वास कहां से मिला? सचेतक भी दंग रह गए, लगभग सोच रहे थे कि क्या उनके कान उन्हें धोखा दे रहे हैं। तुमने अभी अभी क्या कहा? इसे फिर से कहो, विजय ने अविश्वास में उसे देखते हुए जवाब दिया। मैंने कहा, यहाँ के सभी देव फल मेरे हैं। तुम अब जा सकते हो। पार्थ ने अपनी बात धीमी कर दी और स्पष्ट रूप से कहा। धमाका। हेमंत और उसका समूह हक्का बक्का रह गया। पार्थ को घूर रहा था क्योंकि उनके दिमाग में एक विशाल लहर दौड़ गई थी। क्या यह आदमी मौत को गले लगाना चाहता था? क्या वह नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे? भले ही वह नहीं जानता था, उनकी पिछली बातचीत से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने समझदारी से हार मानने का फैसला किया। उसे क्या लगा कि वह अपना रुख बरकरार रख सकता है? बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? एक स्तरीय सचेतक ने गुस्से से चिल्लाया। हम देवगढ़ सचेतक संघ से हैं और विजय भाई और सौरभ भाई वास्तविक 20 स्तरीय युद्ध कलाकार हैं जिन्होंने कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को मारा है। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? और फिर भी तुम ऐसी बकवास करने की हिम्मत करते हो। उस पर समय बर्बाद करना बंद करो। चलो बस उसे मार डालते हैं। वास्तव में अगर वह विनम्र तरीके से बाहर नहीं निकलेगा तो विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्थिति तनावपूर्ण हुई, अचानक एक उन्मत्त आवाज गूंजी। रुको, जल्दबाजी में काम मत करो। हैरानी की बात है, हेमंत, जो जाने की योजना बना रहा था, ने अपने हाथ चिंता से उठाए, उन्हें अपने सामने लहराते हुए। सब लोग शांत हो जाओ, चलो इस पर बात करते हैं। किस बारे में बात करें? वास्तव में हमने उसे अवसर दिया है, लेकिन वह इसे नहीं ले रहा है। इसके बजाय वह अभिमानी हो रहा है। ये सब एक गलतफहमी है। हेमंत ने आह भरी और पार्थ की ओर मुड़ा। दोस्त, वे वास्तव में देवगढ़ सचेतक संघ से हैं, खासकर विजय भाई और सौरभ भाई, जो दुर्जय 20 स्तरीय सचेतक हैं। उनका विरोध करना समझदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम इन देव फलों को बहुत महत्व देते हो, लेकिन कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। उस चीज के लिए अपनी जान मत गंवाओ जो नजर में तो है लेकिन पहुंच से बाहर है। पार्थ ने आश्चर्य से उसे देखा। वह कार्रवाई के लिए तैयार था। एक बार जब दूसरी तरफ हमला करता तो वह जोरदार पलटवार करता। ऐसा नहीं था कि उसे मारना पसंद था, लेकिन लाभ बहुत महत्वपूर्ण थे जिन्हें चूकना नहीं था। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद पीछे हटना नहीं हो सकता था। कोई जीवित नहीं बचेगा। अप्रत्याशित रूप से अध्यक्ष हेमंत ने उसके लिए आवाज उठाई। ये दर्शाता है कि वह एक सभ्य व्यक्ति था। दोस्त, पार्थ को अपनी ओर देखते हुए हेमंत ने जारी रखा। चलो एक साथ चलते हैं। पार्थ ने सिर हिलाया। अध्यक्ष हेमंत, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन ये देव फल मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं इन्हें किसी को नहीं सौंपूंगा। हेमंत दंग रह गया। विक्रम और अन्य भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें।
क्या उन्हें उसे दृढ़ कहना चाहिए या मूर्ख? अध्यक्ष हेमंत ने व्यापक रूप से बात की थी, यहाँ तक कि इन लोगों को नाराज करने का जोखिम भी उठाया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। अच्छा अच्छा अच्छा, विजय निराशा से हंसा, अपने हाथों को ताली बजाते हुए। मुझे इतने दिलचस्प व्यक्ति से मिले काफी समय हो गया है। वास्तव में काफी दिलचस्प। उसके बगल में सौरभ हेलोंग ने सिर हिलाया। पार्थ को ऐसे देख रहा था जैसे वह पहले ही मर चुका हो। चूंकि तुम मरने पर जोर दे रहे हो तो मैं। ठीक तभी जमीन अचानक हिल गई। क्या हो रहा है? किसी ने चिल्लाया। जमीन फिर से कांपी। उधर देखो, किसी ने उत्तर की ओर इशारा किया। सबने उस दिशा का पीछा किया। दो विशाल वानर जैसे जानवर तेजी से पास आते हुए देखे। ऊंचे पेड़, कई मीटर की ऊंचाई के, वानरों के सामने खिलौने जैसे लग रहे थे। हल्के से छूने पर दो हिस्सों में टूट जाते थे। उनके विशाल पंजे नीचे गिरे, पेड़ों के बड़े बड़े झुरमुटों को गिरा दिया। उनके विशाल कदमों ने कई पेड़ों को धूल में बदल दिया। जहां भी वे गए, धूल उड़ गई और अनगिनत उड़ने वाले जानवर अपनी जान बचाने के लिए आसमान में भाग गए। ये दैत्य वानर हैं। हेमंत का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, पीला पड़ गया क्योंकि उसने दृश्य को पहचाना। चिल्लाया, ये सिर्फ एक नहीं है, ये दो हैं। क्या? दो दैत्य वानर? दो दैत्य वानर? ये कैसे हो सकता है? स्तरीय सचेतक घबरा गए। दो 20 कुछ मीटर ऊंचे दैत्य वानरों को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। दैत्य वानर कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर थे। उनकी खाल अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, बड़े कैलिबर के गोले से भी खरोंच नहीं आती थी। केवल सिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर गंभीर वार ही उन्हें मार सकते थे, यहां तक कि मिसाइलों को भी मुश्किल होती थी। उनकी ताकत उनके बचाव से ज्यादा थी, लगभग 100 टन उठा सकते थे और मिसाइलों की तरह वस्तुओं को आसानी से दीवारों को नष्ट करने के लिए फेंक सकते थे। सबसे भयानक बात यह थी कि कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर होने के कारण उनके पास मानव जैसी बुद्धिमत्ता थी। मानव के समान लचीले शरीर थे और वे हथियार भी चला सकते थे। अतिशयोक्ति नहीं, क्रोधित जंगली बैल राजा फ्यूरियस बाबैरक बुलकिंग एक और कमांडर स्तर का प्रचंड जानवर इन दैत्य वानरों द्वारा खिलौने की तरह मार दिया जाएगा। एक का सामना करना ही काफी बुरा था, अब दो थे। कई स्तरीय सचेतक, उनके दिल आधे रास्ते में डूब गए। विजय और अन्य को देखा जिनके चेहरे भी काफी गंभीर हो गए थे। उन्होंने आने से पहले इस संभावना पर विचार किया था कि 12 देव फल कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं और एक से अधिक का सामना करने की संभावना के लिए खुद को तैयार किया था। जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि चीजें शुरू से ही सबसे बुरे संभावित मोड़ पर ले गईं। दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर एक साथ दिखाई दिए। सचेतक संघ के कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों के वर्गीकरण के अनुसार दैत्य वानर साधारण कमांडर स्तर की श्रेणी में आता था, मुख्य रूप से इसकी समान ऊंचाई के कारण। हालांकि चूंकि वह दोनों हाथों का उपयोग कर सकता था, हथियार चला सकता था या प्रक्षेपास्त्र फेंक सकता था, उसकी युद्ध शक्ति उसी रैंक के अन्य कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों से कहीं अधिक थी। अगर दैत्य वानर ने और वृद्धि की, उसकी खाल सफेद से काली हो गई और उसके शरीर का आकार नाटकीय रूप से बढ़ गया, तो वह पशु राजा स्तर बीस्ट किंग लेवल तक पहुंच जाएगा। तुम किस बात से डरते हो? अपने पीछे के लोगों की आंखों में डर देखकर विजय ने ठंडी सांस ली और कहा, ये बस दो दैत्य वानर हैं। मेरे और सौरभ भाई के यहाँ होने से वे तुम्हारे सिर पर एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सही है, सौरभ हेलोंग ने आगे कहा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले सहमति व्यक्त की थी। हम इन दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को व्यस्त रखेंगे जबकि तुम देव फल तोड़ोगे। हाँ, ये सुनकर 4 स्तरीय सचेतक काफी हद तक शांत हो गए। विजय भाई, अचानक उनमें से एक ने पास के हेमंत और अन्य की ओर इशारा किया। विजय और सौरभ हेलोंग दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, वे इन लोगों के बारे में कैसे भूल गए थे? उनमें कुछ क्षमता वाला एकमात्र व्यक्ति हेमंत था। उनकी आंखों में हेमंत की ताकत बस इतनी ही थी। हालांकि अपने स्वयं के स्तरीय अधीनस्थों की तुलना में हेमंत काफी दुर्जय था। वे आखिरी चीज जो चाहते थे वह ये थी कि इन दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को रोकने में अपनी जान जोखिम में डालें, केवल हेमंत को सभी लाभ काटने दें। ये सोचते हुए विजय ने सौरभ हेलोंग की ओर एक जिज्ञासु नजर डाली। सौरभ हेलोंग ने माथे पर बल डाला और सिर हिलाया। फिलहाल वह भी किसी अच्छे समाधान के बारे में नहीं सोच सकता था। क्या उन दोनों को जानवरों को रोकना चाहिए? हालांकि उनके पास संख्या में फायदा था, इस बात की प्रबल संभावना थी कि हेमंत को सबसे ज्यादा देव फल मिलेंगे। क्या उन्हें जानवरों को नहीं रोकना चाहिए? ये दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर कोई मजाक नहीं थे। एक चूक और वे खुद गंभीर खतरे में पड़ सकते थे। जहां तक इस बिंदु पर हेमंत को भगाने की बात है, ये और भी असंभव था। कोई भी देख सकता था कि यह मुसीबत भरे पानी में मछली पकड़ने का एक सुनहरा अवसर था। कोई भी अब स्वेच्छा से हार नहीं मानेगा। हेमंत के मन में वास्तव में यही था। शुरुआत में दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह स्वाभाविक रूप से अपने समूह को दूर ले जाना चाहता था। आखिरकार बहुत देर तक रुकना उनकी जान ले सकता था, लेकिन फिर उसने पुनर्विचार किया, क्या यह एक सुनहरा अवसर नहीं था? अगर ये दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर नहीं दिखाई दिए होते तो उसे विजय और अन्य के रूप में आज्ञाकारी रूप से छोड़ना पड़ता, क्योंकि वे उसे रहने नहीं देते। लेकिन अब इन दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों के आसपास होने से विजय और सौरभ हेलोंग के पास उसे देखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होगी। इसका फायदा उठाते हुए वह एक या दो देव फल छीन सकता था। इस विचार के साथ उसने विक्रम और अन्य को इशारा किया, अपना फोन निकाला और उन्हें देखने के लिए पास आने का इशारा किया। धीरे धीरे पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। अगर बाद में लड़ाई छिड़ती है तो जहां तक हो सके चले जाना, मेरी चिंता मत करना। ये टाइप करने के बाद हेमंत ने उन तीनों को देखा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। वे समझ गए कि रुकने से केवल उनके नेता का ध्यान भटकेगा और किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। सावधान रहना अध्यक्ष, विक्रम ने फुसफुसाया। उनके सामने के सचेतक या दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर, दोनों से निपटना आसान नहीं था। हेमंत ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानता था कि यह खतरनाक था, लेकिन खतरे के बिना पुरस्कार कहां से आते।
इसके अलावा उसने कुछ तैयारी की थी, दुर्घटना होना इतना आसान नहीं होगा। उनकी तुलना में पार्थ अंदर से बहुत शांत महसूस कर रहा था। दो कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों को करीब और करीब आते देखकर उसने धीरे से अपने होठों को सिकोड़ा। दो साधारण स्तर के कमांडर स्तर के प्रचंड जानवर। सही समय था। वह अपने ज्वालामुखी तीर फ्लेमिंग एरो और सूर्य भेदी तीर सन शूटिंग एरो की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। हालांकि देव फल के पकने में कुछ समय बचा था, इसलिए उसे कार्रवाई करने की कोई जल्दी नहीं थी। अभी भी बदलाव आने बाकी हो सकते थे। धमाका धमाका, गड़गड़ाहट की आवाजों की एक श्रृंखला के बीच दो दैत्य वानर समूह से 2 या 300 मीटर की दूरी पर पहुंचे। उनके सफेद फर वाले शरीर, चट्टान जैसे फ्रेम और दो विशाल हाथ जो खड़े होने पर भी जमीन को छू सकते थे। उनकी लाल गर्म आंखों के जोड़े उन पर टिके थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने पार्थ और अन्य को बहुत पहले ही देख लिया था। लेकिन आम प्रचंड जानवरों के विपरीत उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय वे गतिहीन खड़े थे, एक गतिरोध में। स्थिति कुछ तनावपूर्ण थी। वे क्या कर रहे हैं? सी-स्तरीय सचेतकों में से एक ने मदद के बिना नहीं पूछा। वे जरूर रणनीति बना रहे होंगे क्योंकि हमारे पास संख्या में फायदा है, उसके बगल में किसी ने अनुमान लगाया। कमांडर स्तर के प्रचंड जानवरों में ज्ञान होता है, खासकर वानर परिवार के। उनकी बुद्धिमत्ता हमारी से ज्यादा दूर नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे खींचना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वे कुछ अभिजात वर्ग के प्रचंड जानवरों को बुलाते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कहो। सच में अगर ऐसा होता है तो हम निश्चित रूप से परेशानी में होंगे। ये सुनकर विजय को भी चिंता की एक चुभन महसूस हुई। क्या आप जानना चाहेंगे कि पार्थ इन दैत्य वानरों और सचेतकों के समूह का सामना कैसे करता है? तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।